मेरे फोन में अजीब तरीके से एक ट्रिलियन सब्सिडी मॉल आ गया जिसमें या तो लग्जरी कारें थीं या फिर विला। और मजे की बात यह है कि सब कुछ सिर्फ एक पैसे में फ्लैश सेल में मिल रहा था। मैंने अपने बैंक अकाउंट में 10 रुपए का बैलेंस देखा और एकदम हैरान रह गया। मैं पहले से ही इतना गरीब हूँ, फिर भी मुझे ठगने आ गए। तुम लोगों का जमीर कहाँ है? मैं इस फ्रॉड ऐप को अनइंस्टॉल करने ही वाला था कि मेरा हाथ फिसल गया और गलती से बाई पर क्लिक हो गया। तुरंत एक सक्सेसफुल का मैसेज पॉपअप हुआ। बधाई हो, आपने लिमिटेड एडिशन पोर्श 911 जीटी सफलतापूर्वक खरीद ली है। डिलीवरी का समय 5 मिनट। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरे पर यकीन न करने वाले एक्सप्रेशंस आ गए। अगले ही पल बैंक का मैसेज भी आ गया। मेरे 2222 लास्ट डिजिट वाले डेबिट कार्ड से एक पैसा कट गया था और बैलेंस बचा था 9 रुपए 90 पैसे। मैंने तो पासवर्ड भी नहीं डाला था। ये कैसा जादुई सिस्टम है? जब मैं पूरी तरह सोच में डूबा हुआ था तभी मुझे अपनी पैंट की जेब में कुछ हार्ड सी चीज महसूस हुई। हाथ डालकर बाहर निकाला तो सच में एक पोर्श की कार की चाबी निकली। मैंने थूक गटकते हुए सोचा, क्या ये सब सच में असली है? मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और दूसरे प्रोडक्ट पर नजर गड्ढाई। टोंगजियाओ नंबर 1 विला, टोंगजियाओ ई हाओबियशु। उंगली से एक बार फिर क्लिक कर दिया। बधाई हो, आपने डोंगजियाओ नंबर 1 विला को सफलतापूर्वक फ्लैश सेल में खरीद लिया है। आज के सारे प्रोडक्ट्स बिक चुके हैं, कृपया अगले रिफ्रेश का इंतजार करें। ये नोटिस देखकर मुझे समझ आया कि इस मॉल के प्रोडक्ट्स को दिन में सिर्फ एक ही बार खरीदा जा सकता है। बस ये समझ नहीं आ रहा था कि विला को कैसे डिलीवर करेंगे। खैर छोड़ो, पहले अपनी पोर्च देखने चलते हैं। मैंने ऐप में लोकेशन चेक की तो पता चला कि कार सोसाइटी के पास वाले मॉल के पार्किंग लॉट में है। मैं तुरंत दौड़ पड़ा और सीधे मॉल की तरफ भागा। जैसे ही मैं पार्किंग में पहुंचा देखा कि लोगों की भारी भीड़ किसी चीज को घेर कर बातें कर रही है। एक लैंड रोवर ने एक व्हाइट कलर की सुपरकार को पीछे से टक्कर मार दी थी और उस कार का मालिक पास में खड़ा था। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब तो सब खत्म हो गया। मैं इस कार का हर्जाना कैसे भरूंगा? भीड़ में खड़े लोग कह रहे थे, आखिर एक पोर्श ही तो है, इसके लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? तभी पास में खड़े एक शख्स ने फोन पर इसकी कीमत चेक की और कांपती आवाज में बोला, यह कोई आम पोर्श नहीं है, ये 911 जीटीए की 98 मॉडल है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, इंडिया। चीन में इसकी कीमत कम से कम 80 करोड़ 80 मिलियन है। पूरा मैदान पल भर में सन्नाटे में डूब गया और लैंड रोवर वाले के पैर कांपने लगे। मैं भीड़ के पीछे खड़ा था। मुझे कुछ अजीब लगा। वह कार तो मेरी ही थी। मैं आगे बढ़ा और कार को देखा। पीछे का हिस्सा बिल्कुल ठीक ठाक था, इसलिए मैंने शांति से कहा, हर्जाना देने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, कार बिल्कुल ठीक है। मेरे इतना बोलते ही सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। किसी ने सीधे मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कौन हो भाई? यहाँ कार का मालिक बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये कार 80 करोड़ की है, तुम भर पाओगे इसका हर्जाना? मैंने उनसे बहस करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे चाबी निकाली और बटन दबा दिया। अगले ही पल कार के दरवाजे स्टाइल से ऊपर की तरफ खुल गए। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। जो लोग अभी बकवास कर रहे थे उन सबके मुंह बंद हो गए। लैंड रोवर का मालिक कुछ सेकंड के लिए दंग रह गया, फिर तुरंत मेरे पास भागकर आया और पूछने लगा, भाई भाई सच में हर्जाना देने की जरूरत नहीं है? मैंने कार के पीछे के हिस्से पर नजर डाली, कोई स्क्रैच नहीं था। जाओ। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि मानो मुझे झुककर प्रणाम ही कर देगा और जल्दी से अपनी कार लेकर चला गया। मैं कार में बैठ गया, स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। मेरा दिमाग अभी भी ब्लैंक था। कल तक मैं एक ऐसा वर्कर था जो ठीक से रूम का रेंट भी नहीं दे पा रहा था और आज मैं दुनिया की इकलौती 80 करोड़ की सुपरकार चला रहा हूँ। ये दुनिया कितनी अजीब है। मैंने देर नहीं की और सीधे कार को ड्राइव पर टेस्ट करने के लिए निकल गया। थोड़ी ही दूर गया था कि मेरा फोन बज उठा। हेलो, क्या मैं मिस्टर शियाओई से बात कर रहा हूँ? मैं डोंगजियाओ नंबर 1 के सेल्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके नाम पर विला नंबर 1 की रजिस्ट्री के पेपर्स तैयार हो चुके हैं। जब भी आप फ्री हो आकर ले जाइए। मैं 2 सेकंड के लिए चुप रहा और हंस पड़ा। इस सिस्टम ने सिर्फ चाबी नहीं दी बल्कि सीधे पूरी ओनरशिप ही दे दी है। मैंने तुरंत कार घुमाई और सीधे सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे ही मैंने गेट के अंदर कदम रखा एक फीमेल मैनेजर ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। आज कोई वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, अगर घर नहीं खरीदना है तो यहाँ आकर बकवास मत करो, तुरंत बाहर निकलो। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट का सर्विस का यही तरीका है? वह औरत हंसते हुए बोली, यहाँ का सबसे सस्ता घर भी अरबों का है, तुम जैसे लोग इसे देख भी सकते हैं या खरीद सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से। मैंने उसे 2 सेकंड के लिए घूर कर देखा। बहस करने का कोई फायदा नहीं था। सीधे उसी नंबर पर फोन लगा दिया जो अभी आया था। मैं आ गया हूँ लेकिन आपकी एक स्टाफ मुझे बाहर निकाल रही है। फोन के दूसरी तरफ वाला बंदा घबरा गया। मिस्टर शियाओ प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, हम अभी नीचे आ रहे हैं। आधे मिनट से भी कम समय में एक मैनेजर पूरी सेल्स टीम के साथ भागता हुआ नीचे आया। मुझे देखते ही उस मैनेजर ने 90 डिग्री झुककर प्रणाम किया। मिस्टर शियाओ, बेहद माफी चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपका ठीक से वेलकम नहीं हो पाया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। वह फीमेल मैनेजर जो अभी मुझे बाहर निकाल रही थी
उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि साधारण कपड़े पहने ऐसी की हवा खाने आया दिखने वाला ये लड़का असल में डोंगजियाओ नंबर 1 का सबसे महंगा विला खरीदने वाला बड़ा मालिक है। मैनेजर ने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर कहा, एचआर डिपार्टमेंट में जाकर अपना इस्तीफा दे दो। उसके पैर कांपने लगे और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। मुझे उसकी तरफ देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं विला के पेपर्स और चाबियां लेकर वहां से निकल गया। जब मैं कार में वापस बैठा तब मुझे पता चला कि वह विला कोई आम डोंगजियाओ नंबर 1 विला नहीं था, बल्कि डोंगजियाओ नंबर 1 का सबसे बड़ा और आलीशान विला था, जिसकी कीमत पूरे 600 करोड़ 600 मिलियन थी। एक पैसे में 600 करोड़ की चीज मिल गई। मैं खुद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। जब कार विला एरिया के अंदर गई तो गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स का रवैया भी बेहद रिस्पेक्टफुल था। जब मैंने सच में उस घर के अंदर कदम रखा तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अमीर होने का असली मतलब क्या होता है। 4 मंजिला इंडिपेंडेंट विला जिसके साथ एक गार्डन, स्विमिंग पूल, थिएटर रूम और एक कलेक्शन रूम भी था। ये सिर्फ आलीशान नहीं था, ये तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। पहले मुझे लगता था कि इस शहर में एक छोटा सा फ्लैट रेंट पर मिल जाए तो लाइफ सेट है, और अब मैं 600 करोड़ के विला के सोफे पर बैठकर अपने बैंक अकाउंट का 5,000 रुपए का बैलेंस देख रहा था। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। 80 करोड़ की कार, 600 करोड़ का घर और मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए बचे हैं। मुझे कैश का कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ये थॉट आते ही फोन का सिस्टम रिफ्रेश हो गया। नया प्रोडक्ट सिर्फ एक ही था, जुन्युए हुआटिंग का बिल्डिंग नंबर 1, जिसमें पूरे 120 फ्लैट्स थे और सब्सिडी प्राइस था सिर्फ 10 रुपए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जुन्यू हुआटिंग, यह तो वही सोसाइटी है जहां मैं अभी रेंट पर रहता हूँ। एक फ्लैट की कीमत कम से कम 40 लाख 4 मिलियन है। पूरी बिल्डिंग के 120 फ्लैट्स की कीमत लगभग 500 करोड़ हो जाएगी। मैंने बिना किसी झिझक के तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दिया। 15 मिनट बाद 2 बड़े पेपर बॉक्स मेरे सामने लिविंग रूम के फर्श पर आकर गिरे। मैंने बॉक्स को खोलकर देखा तो वो ऊपर तक रेड कलर की रजिस्ट्री बुक्स फैंग चानजंग से भरे हुए थे। रैंडमली एक बुक खोलकर देखी तो ओनर के नाम की जगह लिखा था शियाओ यी। मैं लिविंग रूम में उन पेपर्स को पकड़े कुछ देर शांत खड़ा रहा और आखिर में मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, चलो अब रेंट वसूलने चलते हैं। अगली सुबह मैं सीधे कार चलाकर झुन्यू हुआटिंग पहुंचा और सोसाइटी के गेट पर बने प्रॉपर्टी डीलर के पास गया। डीलर के लड़के ने जब मुझे स्पोर्ट्स कार से उतरते देखा तो उसे लगा कि कोई बड़ा क्लाइंट आया है, लेकिन जब उसने सुना कि मैं फ्लैट्स रेंट पर देने आया हूँ तो उसकी आंखों में थोड़ी निराशा आ गई। मैंने सीधे वे दोनों बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। यह कुछ फ्लैट्स के पेपर्स हैं, पहले इन्हें देख लो। उसने एक्साइटमेंट में बॉक्स खोला और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। 2 बड़े बॉक्स ऊपर तक प्रॉपर्टी पेपर से भरे थे। उसने एक पेपर खोलकर देखा तो एड्रेस वही था, झुन्यू हुआटिंग बिल्डिंग नंबर 1। वह डीलर वहीं दंग रह गया और घबराता हुआ अंदर मैनेजर को बुलाने भागा। मैनेजर बाहर आया तो उसका रवैया इतना रिस्पेक्टफुल था कि मानो मुझे भगवान ही मान लेगा। पूरे 120 फ्लैट्स, ये कोई नॉर्मल क्लाइंट नहीं, ये तो सीधे साक्षात लक्ष्मी जी हैं। मैंने भी ज्यादा बकवास नहीं की। सारे फ्लैट्स रेंट पर देने हैं, मार्केट रेट के हिसाब से 1 मंथ एडवांस और 1 मंथ डिपॉजिट, जितना जल्दी हो सके। मैनेजर ने अपनी छाती ठोक कर भरोसा दिलाया, मिस्टर शियाओ 3 दिन के अंदर सारे फ्लैट्स रेंट पर चढ़ा दूंगा। काम की बात खत्म करके मैं अपने पुराने रेंट वाले रूम से अपना सामान समेटने चला गया। लेकिन जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा मेरा मूड खराब हो गया। मेरा कंबल, कपड़े, सूटकेस सब कुछ बाहर गैलरी में फेंका हुआ था। अंदर मकान मालिक आंटी बड़े मजे से नए किराएदारों को घर दिखा रही थी। उसने मुझे देखा तो उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, तुम्हारा सारा कबाड़ मैंने बाहर फेंक दिया है, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मुझे ये घर तुम्हें रेंट पर नहीं देना। मैंने ठंडे दिमाग से उसकी तरफ देखा। हमारे एग्रीमेंट के खत्म होने में अभी भी 6 दिन बाकी हैं। तो क्या हुआ? मकान मालिक आंटी ने हाथ कमर पर रखकर बदतमीजी से कहा, मैंने एग्रीमेंट तोड़ दिया, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? यह सुनकर मैं सीधे मुस्कुरा दिया। क्या कोइंसिडेंस है। तभी डीलर का मैनेजर चेन भी मेरे पीछे पीछे वहां आ गया। मकान मालिक ने अपने जानकार को देखा तो पहले हैरान हुई, फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, मैनेजर चेन, आप इस लड़के के चक्कर में मत पड़ना, ये तो एक गरीब किराएदार है। मैनेजर चेन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। गरीब किराएदार? उसने सीधे उसकी तरफ उंगली उठाई। मैडम, क्या आपको पता भी है कि ये कौन है? झुन्यू हुआटिंग बिल्डिंग नंबर 1 के पूरे 120 फ्लैट्स अब मिस्टर शियाओ यी के नाम पर हैं। मकान मालिक आंटी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुमने क्या कहा? मैनेजर चेन ने ठंडे लहजे में कहा, हमने अभी अभी एक्सक्लूसिव ओनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। जिसे तुम गरीब किराएदार कह रही हो, वह इस सोसाइटी का सबसे बड़ा मालिक है। मकान मालिक पूरी तरह सन्न रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़के को वह 2 दिन पहले रेंट के लिए गेट पर टोक रही थी, वह पल भर में पूरी बिल्डिंग का मालिक बन गया। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज एकदम शांत पर डरावनी थी। तुमने बिना पूछे मेरा सामान बाहर निकाला, एग्रीमेंट तोड़ा और मेरा नुकसान किया। जो हर्जाना बनता है वह दो, बाकी हम लीगल रास्ता अपनाएंगे। मकान मालिक आखिरकार डर गई। वह सीधे जमीन पर बैठ गई और मुझसे माफी मांगने लगी। मिस्टर शियाओ, मुझसे गलती हो गई, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ
माफ कर दीजिए, मैं आपको 10 गुना हर्जाना देने को तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक बात ने उसका मुंह बंद कर दिया। आखिरकार सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी में मकान मालिक को न सिर्फ हर्जाना देना पड़ा, बल्कि आगे की सारी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी। वह जमीन पर पड़ी रही, उसके चेहरे का पुराना घमंड गायब हो चुका था। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे सब सहना पड़ता था, लेकिन अब जरूरत नहीं है। विला वापस आने के बाद सामने वाले विला नंबर 2 का मैनेजर लियांग मुझसे मिलने आया, और वह अपने साथ 1990 की रोमाने कोंटी लुओमन नी कांगदी वाइन की एक बोतल लेकर आया था। मैंने फोन पर उसकी कीमत चेक की तो भाई साहब, वह 3 लाख से ज्यादा की एक बोतल थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं अभी अभी अमीर हुआ हूँ, लेकिन आसपास के लोगों ने मुझे पहले से ही एक अमीर और बड़े खानदान का लड़का मान लिया है। पर सिर्फ मैं जानता हूँ कि कुछ दिन पहले तक मैं अगले महीने के रेंट के लिए परेशान होने वाला एक आम लड़का था, और आज मैं एक अरबपति बन चुका हूँ। इसी बीच मेरी पुरानी कंपनी के टीम लीडर का फोन आया। उसने बताया कि कंपनी बंद हो गई है और कल सब लोग मिलकर एक फेयरवेल पार्टी सैन होफैन कर रहे हैं। मैंने भी हाँ कह दिया। अगली सुबह सिस्टम अपने टाइम पर रिफ्रेश हुआ। रोजर ड्यूबिस लोजिए दूबी किंग सीरीज की डायमंड वॉच, सब्सिडी प्राइस सिर्फ 20 रुपए, और साथ में एक मल्टीप्लायर कंजम्पशन कैशबैक कार्ड बेशू शाओफे फैनचेन का, जिसका सब्सिडी प्राइस सिर्फ 9 रुपए था। मैंने उस घड़ी की ओरिजिनल कीमत देखी, 42,04.2 मिलियन। फिर मैंने उस कैशबैक कार्ड को देखा, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सिस्टम ने कल कार्ड दी, परसों विला दिया, और आज सीधे एक लग्जरी वॉच और कैशबैक कार्ड दे दिया। ये कोई सब्सिडी नहीं है, ये तो सीधे मेरे ऊपर पैसों की बारिश है। तभी फोन पर एक मैसेज आया कि अकाउंट में 11,20,000 रुपए क्रेडिट हो गए हैं। झुन्नू हुआटिंग के कुछ फ्लैट्स रेंट पर उठ गए थे। मैंने उन नंबर्स को देखा, कुछ सेकंड शांत रहा, और सीधे घर पर 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पहले मुझे डर लगता था कि मैं इस बड़े शहर में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो आखिरकार मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे। मेरी मम्मी ने जब 20 लाख का ट्रांसफर देखा तो वह खुश होने के बजाय डर गई। बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने पहले से ही बहाना सोच रखा था। मम्मी, कुछ समय पहले मैंने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी कंपनी शुरू की थी, यह उसी का प्रॉफिट शेयर है, मैंने अपने पास रख लिया है। ये 20 लाख आप और पापा रखिए, और खर्च करने में कंजूसी मत करना। मेरी मम्मी ने तब जाकर राहत की सांस ली, पर उनके मुंह से वही पुरानी बात निकली, तो मैं इसे संभाल कर रख लेती हूँ, आगे तेरी शादी में काम आएंगे। मैं हंसते हुए फोन रख दिया। अमीर होने की फीलिंग ही अलग है। फोन रखते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, मल्टीप्लायर कैशबैक कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। मैंने कार्ड की डिटेल्स देखी तो मेरी आंखें चमक उठी। इसे यूज करने पर अगली शॉपिंग पर 10 गुना तक कैशबैक मिल सकता था। मैंने अपने पुराने कपड़ों को देखा, बिना सोचे सीधे कार निकाली और बड़े शॉपिंग मॉल के हरमेंस एमाशी स्टोर में घुस गया। वहां के सेल्समैन ने मुझसे पूछा कि रेडीमेड कपड़े देखने हैं या कस्टमाइज्ड। मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं था, मैं सीधे रेडीमेड सेक्शन में गया। मैंने इस सीजन के कुछ नए कपड़े सिलेक्ट किए ही थे कि पास से एक अजीब सी आवाज आई, क्या आजकल इस स्टोर का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि ऐसे लोकल कपड़े पहनने वालों को भी अंदर आने देते हैं? बोलने वाला एक मोटी सोने की चेन पहनने वाला आदमी था, जिसके साथ एक लड़की खड़ी थी, और दोनों मजे ले रहे थे। कुछ लोगों को बस दिखावा करना पसंद है, खरीदने की औकात नहीं होती, पर छूकर खराब कर देते हैं। अगर गंदा हो गया तो पैसे दे पाओगे? मैंने उसकी तरफ देखा पर इग्नोर कर दिया। मैंने सेल्समैन से पूछा, क्या ये इस सीजन के बेस्ट कपड़े हैं? जी सर, टोटल 7 पीस हैं। ठीक है, ये सारे पैक कर दो। सेल्समैन हैरान रह गया। सर, इन सातों का टोटल बिल 8,10,000 रुपये है। तो फिर 2 जोड़ी जूते भी ऐड कर लो। मैंने पास रखे जूतों की तरफ इशारा किया। कपड़े लिए हैं तो जूते भी मैचिंग के होने चाहिए। पूरे स्टोर में सन्नाटा छा गया। उस चेन वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, नाटक तो अच्छा कर लेते हो। प्राइस सुनते ही दिखावा शुरू कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे अपना कार्ड बढ़ा दिया। स्वाइप कर लो। सेल्समैन मशीन लेकर आया। घबराहट में उसके हाथ कांप रहे थे। टोटल बिल 9,13,000 रुपए है। कार्ड स्वाइप हुआ, पासवर्ड डाला, बिल निकला और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। जैसे ही वह बिल बाहर आया, स्टोर का माहौल एकदम बदल गया। जो लोग मेरा मजाक उड़ाने का वेट कर रहे थे, उन सबके मुंह सिल गए। उस आदमी के चेहरे की हंसी गायब हो गई, और उसके साथ खड़ी लड़की भी चुप हो गई। 9 लाख से ज्यादा की शॉपिंग एक बार में करना ये कोई आम बात नहीं थी। इसका मतलब था कि उस बंदे को पैसों की कोई परवाह नहीं है। तभी मेरे फोन पर एक वाइब्रेशन हुई। बधाई हो, आपको 6 गुना कैशबैक मिला है। अगले ही पल बैंक का मैसेज आया, अकाउंट में 54,78,000 रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं। मैंने अपना बैंक बैलेंस देखा, मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। 9 लाख खर्च किए और बदले में 54 लाख से ज्यादा कमा लिए। ये कार्ड सच में कमाल का है। अब मैं उस आदमी की तरफ मुड़ा। मेरी नजरें एकदम शांत थीं, पर वह घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रहने दो, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, आपके जैसा बड़ा भाई बनने के लायक कहाँ। मेरी इस एक बात ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। इसी बीच विला का मैनेजर
लियांग भी वहां आ गया। मिस्टर शियाओ, मैंने सिर उठाकर स्माइल की। मैनेजर लियांग, वह चैन वाला आदमी लियांग को देखते ही मदद के लिए चिल्लाया, लियांग भाई, लियांग भाई। लियांग ने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे और सब समझ गया। मैं इसे नहीं जानता। उसने तुरंत उस आदमी से पल्ला झाड़ लिया। वह आदमी वहीं सन्न रह गया। उसे पता था कि लियांग के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और जब लियांग खुद मुझसे इतना रिस्पेक्ट से बात कर रहा है और उस आदमी से दूरी बना रहा है, तो मेरा स्टेटस क्या होगा, इसका अंदाजा उसे लग गया था। मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, कपड़े उठाए और वहां से निकल गया। इस बार बाहर सिर्फ कपड़े लेने आया था। कपड़े भी मिल गए और अकाउंट में 40 लाख से ज्यादा रुपए भी बढ़ गए। घर आकर मैंने सामान सेट किया। तब तक दोपहर हो चुकी थी। आज मेरी पुरानी कंपनी की फेयरवेल पार्टी थी। अगर जाना ही है तो कुछ लोगों को आज ये दिखाना जरूरी है कि असली अमीर होना किसे कहते हैं। टैंगे के प्राइवेट केबिन में लगभग सभी लोग आ चुके थे। जैसे ही मैंने एंट्री की, कुछ पुराने कलीग्स ने बस यूं ही मुझसे हाय हेलो किया। पहले मैं कंपनी में बहुत शांत रहता था, इसीलिए मेरे बारे में उनका इंप्रेशन भी बस वैसा ही था। तभी वांग पेंग दरवाजा खोलकर अंदर आया। चेहरे पर मेकअप, हाथ में BMW की चाबी और कलाई पर रोजर ड्यूस की घड़ी। उसने बैठते ही अपना रौब जमाना शुरू कर दिया। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, इसीलिए लेट हो गया। उसने जानबूझकर BMW की चाबी टेबल पर फेंकते हुए कहा, मैंने हाल ही में ग्रीन टाउन में जॉब चेंज की है, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर बना हूँ और साथ ही ये गाड़ी भी ले ली। केबिन में तुरंत तारीफों के पुल बंधने लगे। वांग पेंग को यही इफेक्ट चाहिए था। उसने मौके का फायदा उठाकर अपनी घड़ी भी दिखाई। ये रोजर ड्यूस बस 1-1.5 लाख की है, एंट्री लेवल मॉडल है, जिक्र करने लायक भी नहीं। यह कहते हुए उसने रहस्यमयी अंदाज में आगे जोड़ा, वैसे ये तो कुछ भी नहीं है। सुना है हाल ही में किसी असली बड़े बिजनेसमैन ने रोजर ड्यूस में 4.2 मिलियन 42 लाख की एक्सकैलिबर सीरीज का ऑर्डर दिया है। उसे कहते हैं असली दबंग। लोग फिर से हैरान रह गए। वांग पेंग मुंह से तो बड़पन दिखा रहा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार सुई जियाजिया पर टिकी थीं। पर सुई जियाजिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो तो लगातार मुझे देख रही थी। वांग पेंग का चेहरा थोड़ा खराब हो गया और उसने सीधा निशाना मुझ पर साधा। शाओयान, जॉब ढूंढने का क्या हुआ? अभी तय नहीं हुआ है, मैंने खाना खाते हुए शांत आवाज में कहा। वांग पेंग हंसा। युवाओं को ज्यादा ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। हमारी कंपनी में अभी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। मुझे लगता है तुम्हारी कंडीशन इसके लिए बिल्कुल सही है। कहो तो मैं तुम्हारे लिए सेटिंग कर दूं? टेबल पर माहौल थोड़ा शांत हो गया। हर कोई समझ सकता था कि वह जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहा था। मैंने अपनी पलकें उठाई। जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ फालतू पैसे हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई छोटा मोटा बिजनेस करके देखूं। वांग पेंग ने ताना मारा और जैसे ही वह आगे और मजाक उड़ाने वाला था, अचानक उसकी नजर मेरे सूट पर पड़ी। अरे, ये अरमानी की कॉपी काफी अच्छी की है। ये हाई कॉपी कहाँ से खरीदी? उसके ये बोलते ही कई लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। तभी तांग यारोन खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम क्यों हंस रही हो? वांग पेंग ने भौहें सिकोड़ ली। तांग यारोंग ने सीधे मजे लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी नासमझी पर हंस रही हूँ। श्याओ यान पोर्श से आए हैं और तुम कह रहे हो कि उन्होंने नकली कपड़े पहने हैं। पोर्श? वांग पेंग पहले तो चौंका, फिर तुरंत ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, रेंट पर ली होगी, वो पोर्श अफोर्ड कर सकता है क्या? मैं अभी बोलने ही वाला था कि केबिन का दरवाजा पहले ही खुल गया। सूट बूट पहने एक आदमी हाथ में गिफ्ट बॉक्स लिए तेजी से अंदर आया। क्या मिस्टर शाओयान यहाँ है? वांग पेंग की आंखें चमक उठी और वह तुरंत खड़ा हो गया। स्टोर मैनेजर गुओ, आप यहाँ कैसे आए? आने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि रोजर ड्यूस का स्टोर मैनेजर गुओ रोंगकुन था। उसने वांग पेंग की तरफ देखा तक नहीं, सीधे उसके बगल से गुजरकर मेरे पास आया और दोनों हाथों से गिफ्ट बॉक्स आगे बढ़ा दिया। मिस्टर श्याओ, आपकी घड़ी आ गई है। केबिन में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। वांग पेंग के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। गुओ रोंगकुन ने आगे बात पूरी की। आपकी ऑर्डर की हुई एक्सकैलिबर सीरीज RDDBEX 0406, जिसकी कीमत 4.2 मिलियन है, कृपया इसे चेक कर लीजिए। 4.2 मिलियन, एक्सकैलिबर सीरीज, मिस्टीरियस रिच मैन, ये तीनों कीवर्ड्स मुझसे मैच कर रहे थे। जो इंसान अभी उस घड़ी की तारीफों के पुल बांध रहा था, वो असल में उसी के सामने बैठा था। मैंने सबके सामने बॉक्स खोला और घड़ी अपनी कलाई पर पहन ली। हीरों से जड़ा हुआ डायल, रोज गोल्ड का केस। जैसे ही उस पर लाइट पड़ी, पूरा केबिन एकदम शांत हो गया। वांग पेंग ने अपनी उस 1-1.5 लाख वाली एंट्री लेवल घड़ी को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारे गए हों। इसी बीच सुई जियाजिया ने भी मौके पर चौंका मारते हुए कहा, वैसे श्याओ यान का ये अरमानी सूट असली है, टॉप लाइन का इस सीजन का मैन कलेक्शन है, कम से कम 1 लाख से शुरू होता है। रही बात पोर्श की, तो मैंने उसे नीचे देखा है, वो लिमिटेड एडिशन है। इस एक लाइन ने वांग पेंग को पूरी तरह तोड़ दिया। नकली सामान, रेंट की कार, सिक्योरिटी गार्ड, उसने अभी जो भी बातें बोली थीं, वो सब बूमरांग बनकर वापस उसी के चेहरे पर आ लगी। आखिर में उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, अपनी BMW की चाबी उठाई और दबे पांव वहां से भाग निकला। बाकी लोगों का रिएक्शन भी बहुत तेज था।
जो 1 सेकंड पहले वांग पेंग के इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो अगले ही सेकंड मुझसे ड्रिंक शेयर करने के लिए भागकर आ गए। मैंने उन चापलूस चेहरों को देखा और मन ही मन सोचा कि यह दुनिया कितनी प्रैक्टिकल है। जब आप गरीब होते हैं तो लोगों को लगता है कि आपका सांस लेना भी फालतू है, और जैसे ही आपके पास पैसा आ जाता है तो आपकी एक नॉर्मल सी बात में भी लोग गहरा मतलब ढूंढने लगते हैं। डिनर खत्म होने के बाद मैंने थोड़ी शराब पी ली थी, इसीलिए कार चलाना पॉसिबल नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि कार को यहीं छोड़ दूं या क्या करूं, तभी सुई जियाजिया मेरे पास आई। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मैं मुस्कुराया तो फिर सुंदर सुई जियाजिया को तकलीफ देनी पड़ेगी। वह एक मासेराटी क्वाट्रोपोर्टे चला रही थी और फ्रंट सीट पर तांग यारोंग भी बैठी थी। मेरे कार में बैठते ही तांग यारोंग ने गॉसिप शुरू कर दी। तुम कहाँ रहते हो? डोंगजियाओ नंबर 1, डोंगजियाओ नंबर 1, विला नंबर 1। फ्रंट सीट पर बैठी दोनों महिलाएं एक पल के लिए रुक गईं। तांग यारोंग ने हैरान होकर कहा, क्या वो शंघाई का सबसे महंगा विला एरिया नहीं है? मैंने बैक सीट पर टेक लगाते हुए आराम से कहा, ठीक ठाक ही है, बस 600 मिलियन 60 करोड़ का है। इस बार तो सुई जियाजिया भी शांत हो गई। जब कार डोंगजियाओ नंबर 1 के अंदर विला नंबर 1 के सामने रुकी तो तांग यारोंग इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तुम इसे बस कह रहे हो? उसे पहले लगा था कि मैं सिर्फ अमीर हूँ, लेकिन अब देखकर लग रहा था कि ये तो अमीरी की भी हद पार हो चुकी है। मैं उन दोनों को अंदर ले गया, थोड़ी देर बैठाया और 3 बाउल नूडल्स बनाए। सुई जियाजिया ने जब पहले मेरे मुंह से सुना था कि मैं तुम्हारे लिए नीचे नूडल्स बनाता हूँ, चीन में इसका डबल मीनिंग होता है, तो वह थोड़ा शर्मा गई थी। लेकिन जब उसने देखा कि ये सचमुच खाने वाले नूडल्स हैं तो उसके कान और भी लाल हो गए। तांग यारोंग विला में ऐसे घूम रही थी जैसे किसी एडवेंचर पर हो। पूल, मूवी रूम, बुक शेल्फ, पियानो रूम, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। वह देखती जा रही थी और तारीफ करती जा रही थी। उसे पहले लगता था कि टीवी सीरियल्स के आलीशान घर सिर्फ एक्टिंग के लिए होते हैं। आज उसे पता चला कि रियल लाइफ में भी ऐसी जगह होती हैं। उनके जाने के बाद शाम हो चुकी थी। मैंने वर्कआउट किया और रात के 12 बजते ही सिस्टम फिर से रिफ्रेश हो गया। इस बार सिर्फ एक ही चीज आई थी, 3 जिन, लगभग 1.5 किलो, सेकेंड जनरेशन दा होंग पाओ, चाय पत्ती। सब्सिडी वाली कीमत सिर्फ 9.9 रुपए। मेरी आंखें एकदम से चमक उठी। मुझे इस चीज के बारे में अच्छे से पता था। मदर ट्री से चाय पत्ती तोड़ने पर बैन लगने के बाद सेकेंड जनरेशन द होंग पाओ टॉप की भी टॉप क्वालिटी मानी जाती है। यह ग्राम के हिसाब से बिकती है और एक ग्राम की कीमत हजारों में होती है। 3 जिन, यह चाय पत्ती नहीं, यह तो सीधे सीधे कैश था। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगली सुबह जल्दी ही चाय पत्ती के 30 डिब्बे डिलीवर हो गए। मैंने अपने लिए एक डिब्बा रखा और एक घूंट छका। बस यही कह सकता हूँ कि महंगी चीज के महंगे होने की वजह होती है। फिर मैंने एक डिब्बा निकाला और सामने वाले विला नंबर 2 में ले गया। पिछली बार की वाइन अच्छी थी, मेरे पास अभी कुछ चाय पत्ती आई थी, सोचा आपको भी टेस्ट करा दूं। ली एंग पहले तो हंस रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस चाय पत्ती के डिब्बे को ध्यान से देखा, उसके हाथ कांपने लगे। सेकंड जनरेशन द होंग पाओ? हाँ, मैंने सिर हिलाया। कोई खास बड़ी चीज नहीं है। ली एंग तो जैसे मेरी बात सुनकर अवाक रह गया। यह वो चाय है जो मार्केट में 15,000 रुपए प्रति ग्राम तक बिकती है। एक डिब्बे में 50 ग्राम है, यानी यह एक डिब्बा ही 7,50,000, 7.5 लाख का है। उसने काफी देर तक चाय के डिब्बे को देखा और फिर बहुत सावधानी से पूछा, मिस्टर श्याओ, क्या आपके पास और भी है? थोड़ी और है, मैंने बिना किसी परवाह के कहा। पी नहीं पा रहा हूँ, सोच रहा हूँ इससे चाय वाले अंडे, टी एग्स, उबाल लूं। लियांग की पलकें तेजी से झपकी। सेकंड जनरेशन द होंग पाओ से अंडे उबालना, ये कोई शौक नहीं, ये तो सीधे सीधे बर्बादी है। लेकिन उसका ध्यान दूसरी बात पर था। अगर आप इसे बेचना चाहें तो मैं इसे कलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। आखिरकार हम दोनों बैठे और डील पक्की की। एक डिब्बा 7.5 लाख का, 10 डिब्बे टोटल 7.5 मिलियन 75 लाख के हुए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैंने जानबूझकर कहा, ओपनिंग डिस्काउंट समझो, 10 खरीदने पर एक फ्री। ली यांग पहले चौंका, फिर तुरंत समझ गया कि वो जो एक्स्ट्रा एक डिब्बा है वह मेरी तरफ से एक गिफ्ट रिलेशन बनाने के लिए था। यह अब सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये बिहेवियर की बात थी। ली यांग के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। मिस्टर श्याओ, आपका यह एहसान मुझे याद रहेगा। मैं बस मुस्कुराया। पड़ोसियों के बीच इसमें क्या औपचारिकता। आधे मिनट बाद 7.5 मिलियन मेरे अकाउंट में आ गए। मैं अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखकर खुद भी थोड़ा हैरान था। कल रिफंड से 5 मिलियन से ज्यादा कमाए और आज चाय बेचकर फिर से 7.5 मिलियन आ गए। सिर्फ 2 दिनों में मेरे कार्ड का बैलेंस 13 मिलियन 1.3 करोड़ तक पहुंच गया था। सबसे मजेदार बात यह थी कि उन 3 जिन चाय पत्ती के लिए मैंने सिर्फ 9.9 रुपए खर्च किए थे। पैसा कमाने की ये स्पीड तो बैंक लूटने से भी तेज थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने इसे एक बार में पूरा नहीं बेचा था। मेरे पास अभी भी 10 से ज्यादा डिब्बे बचे हुए थे। कैश, इज्जत, कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ एक ही झटके में मिल गया था। दोपहर में मैं कल रात पार की हुई कार को लेने गया
और साथ ही उसका परमानेंट नंबर प्लेट भी ले लिया। यूनिवर्सिटी टाउन के पास से गुजरते हुए मुझे याद आया कि घर का फ्रिज खाली है, तो मैंने पास के सुपरमार्केट से कुछ डेली यूज का सामान और फल खरीद ली। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा कि मेरी कार के चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ लड़कियां लाइन लगाकर फोटो खींच रही थीं, जैसे वह कोई सोशल मीडिया का फेमस स्पॉट हो। उनमें से एक लड़की सफेद टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स पहने कार के पास खड़ी थी। बिना मेकअप के भी वह बहुत मासूम लग रही थी और उसकी लंबी टांगें काफी अट्रैक्टिव थीं। उसका लुक बाकी की उन हैवी मेकअप वाली लड़कियों से बिल्कुल अलग था, इसीलिए मेरी नजरें उस पर टिक गईं। मैं अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक भारी मेकअप वाली औरत ने मुझे रोक दिया। लाइन में लगना नहीं आता क्या? दिख नहीं रहा कि सब लोग फोटो खिंचवाने का वेट कर रहे हैं? दूसरी ने भी आंखें मूंदते हुए कहा, बिल्कुल मैनर्स नहीं है, पीछे जाओ पीछे जाओ। मैं तो गुस्से में ही हंस पड़ा। मैंने बिना बहस किए सीधे कार की चाबी दबाई। कार की लाइटें चमकी और उसके गलविंग दरवाजे, गलविंग डोर्स ऊपर की ओर खुल गए। पूरे एरिया में तुरंत सन्नाटा छा गया। मैंने उन दोनों औरतों को देखा और शांत आवाज में कहा, सॉरी, ये कार मेरी है। ये कहकर मैंने सामान फ्रंट ट्रंक में रखा और फिर उस सफेद टी शर्ट वाली लड़की की तरफ देखा। बाहर बहुत गर्मी है, क्या तुम अंदर बैठकर कुछ तस्वीरें खींचना चाहोगी? लड़की पहले तो झिझकी, उसके कान थोड़े लाल हो गए, फिर उसने सिर हिला दिया। पास खड़ी वे दोनों मेकअप वाली औरतें तुरंत परेशान हो गईं और कार की खिड़की के पास आकर मीठी आवाज में बोली, भैया हम भी फोटो खींचना चाहती हैं, क्या आप हमें भी साथ ले जा सकते हैं? मैंने उन पर एक नजर डाली और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, नहीं क्यों भैया। मैं थोड़ा मुस्कुराया, मेरी इस कार में सिर्फ इंसानों का स्वागत है। यह कहकर मैंने कार की खिड़की ऊपर की ओर पैर एक्सीलेटर पर रख दिया। कार सीधे आगे निकल गई। बैक मिरर में मैंने देखा कि उन दोनों औरतों के चेहरे और कार की को ड्राइवर सीट पर बैठी लड़की ने चुपके से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत अब बदल चुकी थी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को थाम रखा था और मेरा मूड काफी बढ़िया था। पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, घर भी मिल गया और अब तो लेडी लक, रोमांस भी खुद चलकर मेरे पास आ रहा था। लेकिन मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा था कि आज रात ठीक 12 बजे सिस्टम में कौन सी नई चीजें रिफ्रेश होने वाली हैं। झांग जियाई जब गाड़ी में बैठी तो वह थोड़ी नर्वस दिख रही थी। उसके पैर आपस में सटे हुए थे और उसकी उंगलियां लगातार सीट बेल्ट के किनारों को कुरेद रही थी। मैंने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? ना, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आवाज बहुत कोमल और धीमी थी और उसके गाल थोड़े लाल हो रहे थे। मैंने उसकी बात को नहीं काटा और बस यूं ही पूछ लिया, मेरा नाम श्याओ यान है, पिछले साल ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। और तुम? झांग जियाई, शंघाई थिएटर एकेडमी, मॉक्सी, सेकंड ईयर। इतना कहने के बाद उसने झिझकते हुए आगे जोड़ा, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। अगर मेरी वजह से ऐसा नहीं होता तो वे दोनों लड़कियां तुम पर तंज नहीं कसती। ये सुनकर मुझे हंसी आने वाली थी। ये लड़की वाकई बातों में बहुत माहिर थी। उसने खुद को बेकसूर भी दिखा दिया और साथ ही हमारे बीच की दूरी भी कम कर ली। कोई बात नहीं, मैंने उसकी चाल को समझे बिना जताए कहा, तुम्हें तस्वीरें लेनी थी ना, ले लो। झांग जियाई ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने एक बहुत ही गजब का एंगल चुना। एक ही फोटो में उसकी लंबी टांगें, स्टीयरिंग व्हील पर लगा पोर्शे का लोगो और मेरी कलाई पर बंधी घड़ी, सब कुछ आ गया। मैंने एक नजर देखा और अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, तुम लड़कियां फोटो खींचने में इतनी एक्सपर्ट होती हो क्या? झांग जियाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए उसने वो फोटो अपने वीचैट फ्रेंड्स सर्कल मोमेंट्स में पोस्ट कर दी। कुछ ही सेकंड में कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई। कोई कार की तारीफ कर रहा था, कोई टांगों की, तो किसी ने मेरी कलाई पर बंधी घड़ी को पहचान लिया था। रोजर डुबिस कस्टम मॉडल, कीमत 4 मिलियन 40 लाख युआन से शुरू। मैंने नोटिस किया कि झांग जियाई का दिल ये देखकर जोर से धड़क उठा था। उसे पहले सिर्फ ये पता था कि मैं अमीर हूँ, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अमीर नहीं बल्कि हद से ज्यादा अमीर हूँ। भैया आप सचमुच बहुत बहुत अमीर हूँ। मैं मुस्कुराया, हाँ ठीक ठाक हूँ। गाड़ी यूनिवर्सिटी टाउन के पास चक्कर काट रही थी। खिड़की से बाहर कॉलेज की यंग और खूबसूरत लड़कियों की भीड़ को देखते हुए मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, थिएटर एकेडमी में तो वाकई बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आई हैं। इससे पहले कि झांग जियाई कुछ बोल पाती, मैंने तुरंत बात पूरी की, लेकिन सबसे खूबसूरत तुम ही हो। यह सुनते ही उसके कान एकदम लाल हो गए। इस बार वह सच में शर्मा गई थी। दोपहर में मैं उसे खाना खिलाने के लिए एक नॉर्मल बुफे रेस्तरां में ले गया। झांग जियाई को शायद लगा होगा कि मैं उसे किसी मिशेलिन स्टार रेस्तरां में ले जाऊंगा, लेकिन मैं उसे सीधे एक साधारण से रेस्तरां में ले आया। मैंने उसके चेहरे पर थोड़ा अचरज देखा, लेकिन मैं खुद काफी कैजुअल था। महंगे रेस्तरां में रोज रोज खाना बोरिंग हो जाता है। वहाँ नियम कायदे बहुत होते हैं और खाना बहुत कम मिलता है। खाने के बाद घर जाकर फिर से इंस्टेंट नूडल्स बनाने पड़ते हैं। झांग जियाई ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और इस तरह लंच का माहौल एकदम रिलैक्स हो गया। लेकिन जैसे ही हम खाना खाकर बाहर निकले, मेरी मुलाकात एक पुराने जानने वाले से हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि सन कियान था, जिसने पिछली बार अपनी लैंड रोवर से मेरी कार को टक्कर मारी थी। सच कहूं तो मैंने उसे पहले नहीं पहचाना, बल्कि उसने मुझे पहचान लिया था। मुझे देखते ही वह एक्साइटेड हो गया। वह पिछले 2 दिनों से बहुत पछता रहा था। पिछली बार मेरी कार को ठोकने के बाद वह इतना डर गया था कि बस भाग खड़ा हुआ। बाद में उसे होश आया, जो इंसान दुनिया की इकलौती नोए केक चला सकता है, वह कोई मामूली शख्स कैसे
कैसे हो सकता है? मैंने मन ही मन सोचा, ये एक्सीडेंट नहीं था, यह तो खुद चलकर आया एक बड़ा कनेक्शन बनाने का मौका था जिसे उसने गंवा दिया था। इसलिए इस बार मुझे देखते ही वह पूरी तरह अलर्ट हो गया। लेकिन तभी उसके साथ आया एक सुनहरे बालों वाला येलो हेयर लड़का बदतमीजी पर उतर आया। उसे लगा कि मैंने उसके बॉस से पंगा लिया है, इसलिए वह आगे बढ़कर मुझे गाली देने लगा। मगर जैसे ही उस लड़के के मुंह से शब्द निकले, सन कियान ने जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। तुम मरना चाहते हो क्या? यान भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वह लड़का पूरी तरह हैरान रह गया और उसके साथ खड़ी लड़की के तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि झांग जियाई भी ये सब देखकर दंग रह गई थी। मुझे लगा कि उसे पहली बार असलियत में एहसास हुआ कि मेरी अमीरी सिर्फ कार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अमीर जादे रिच किड्स जो आम तौर पर इतने घमंडी होते हैं, वे भी मेरे सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मुझे तब जाकर याद आया कि ये कौन है। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो वही जो मेरी कार को ठोकने के बाद रोने वाले थे। सन कियान बेहद शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि लगातार सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ यान भाई, मैं ही हूँ। आपकी याददाश्त वाकई बहुत तेज है। उसका यह अंदाज देखकर लगा कि वह पूरी तरह घुटनों पर आ चुका है। वह पीला बाल वाला लड़का इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और वह घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। मैंने उस पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे लोग मेरे समय के लायक नहीं है। सन कियान तुरंत बात समझ गया और मुड़कर चिल्लाया, आज के बाद मुझे दोबारा मत दिखना। वह लड़का रेंगते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद सन कियान ने बड़ी उत्सुकता से मुझे अपने बाकी दोस्तों से मिलवाया। वे सब अच्छे खासे अमीर परिवारों से थे, लेकिन मेरे सामने सब के सब शरीफ बन गए थे। आखिरकार वे लोग कारों के शौकीन थे और उनके बारे में जानते थे, इसीलिए वे बेहतर समझते थे कि मेरी वह पोर्श 911 GT एक डैश 98 क्या चीज है। वह सिर्फ पैसे से खरीदी जाने वाली गाड़ी नहीं थी, वह एक अलग स्टेटस, बैकग्राउंड और एक ऐसी पहुंच का प्रतीक थी जिसे छूना नामुमकिन था। सबका इंट्रोडक्शन कराने के बाद सन कियान ने अपने हाथ रगड़ते हुए मुझसे पूछा, यान भाई क्या आप हमें अपनी कार दिखाकर हमारी आंखें धन्य कर सकते हैं? मैं सीधे हंस पड़ा, बस इतनी सी बात, चलो आज मैं उसी गाड़ी से आया हूँ। यह सुनते ही पूरा ग्रुप खुशी से झूम उठा। जब हम अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे और उस प्योर व्हाइट कलर की 911 को अपनी आंखों के सामने देखा, तो झांग जियाई भी पूरी तरह हैरान रह गई। मैं समझ सकता था कि वह पहले मुझे सिर्फ अमीर समझती थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसकी कल्पना बहुत छोटी थी। यह कार 80 मिलियन 8 करोड़ युआन की है। पास खड़े एक लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, यह पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। झांग जियाई मुझे देखने लगी। उसकी आंखों का भाव पूरी तरह बदल चुका था। मैं पक्का कह सकता हूँ कि उसकी आंखों में साफ लिखा था, अमीर, यंग, हैंडसम और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। मैंने सोचा, मेरे जैसे इंसान पर भला कौन दिल नहीं हारेगा। शाम को सन कियान और उसके दोस्तों ने पार्टी रखी, ड्रिंक्स और केटीवी स्लैश कराओके। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन झांग जियाई को साथ जाते देख मैं भी चला गया। केटीवी के अंदर उन अमीर लड़कों का बर्ताव मेरे लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। वे मुझे अपने ग्रुप का नया बड़ा भाई, बॉस मान चुके थे। झांग जियाई मेरे बगल में बैठी ये सब अच्छे से समझ रही थी। वह देख सकती थी कि ये लोग दिखावा नहीं कर रहे थे, बल्कि दिल से मेरी इज्जत कर रहे थे। यह चीज एक महंगी कार या घड़ी से भी कहीं बढ़कर थी। देर रात होने की वजह से सबने पास के ही एक होटल में ठहरने का फैसला किया। मैंने झांग जियाई के लिए एक अलग स्वीट बुक कर दिया, लेकिन आधी रात को मेरे कमरे की डोरबेल बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो झांग जियाई एक ढीला ढाला बाथरोब पहने खड़ी थी। उसके बाल हल्के गीले थे और उसका चेहरा लाल और गर्म था। भैया, मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा है। मैंने उसे कुछ सेकंड देखा और सीधे अंदर खींच लिया। मैंने सोचा कुछ बातें बिना कहे ही बेहतर होती हैं। अगली सुबह मैंने नोटिस किया कि झांग जियाई के चलने का तरीका थोड़ा अजीब, असहज था। सन कियान रेस्तरां में बैठा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और वह पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। जैसे ही मैं बैठा, उसने दबी आवाज में मेरी तरफ देखकर कहा, यान भाई, इस होटल की साउंड प्रूफिंग, आवाज रोकने की क्षमता वाकई बहुत खराब है। मैंने हल्का सा खांसा और ऐसे नाटक किया जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। झांग जियाई को कॉलेज छोड़ने के बाद आखिरकार मुझे अपना सिस्टम चेक करने का समय मिला। आज सिस्टम ने जो चीजें रिफ्रेश की थी वे होश उड़ाने वाली थी। रोल्स रॉयस कलिनन सब्सिडी प्राइस पर सिर्फ 6.6 रुपए में, और ग्लोबल एपीएम प्लाजा, एक पूरी कमर्शियल बिल्डिंग, सब्सिडी प्राइस पर सिर्फ 108 रुपए में। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और 2 सेकंड के लिए सन्न रह गया। एक कुलिनन तो फिर भी ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो था वह पूरा का पूरा प्रीमियम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था, जिसमें मॉल, ऑफिस बिल्डिंग और अपार्टमेंट शामिल थे, और वह भी सुहुई जैसे प्राइम और बेहद महंगे इलाके में। यह अब सिर्फ लग्जरी कार या बंगले की बात नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा एसेट प्रॉपर्टी साम्राज्य था। मैंने बिना किसी झिझक के तुरंत इसे खरीद लिया। 5 मिनट के भीतर सब कुछ मेरे नाम पर आ गया, कार की चाबियां, पेपर्स और पूरी बिल्डिंग के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। जब मैंने वह रेड कलर का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट खोला
और उस पर अपना नाम देखा तो मेरे दिल की धड़कन कुछ पल के लिए बढ़ गई। पूरी की पूरी बिल्डिंग अब सच में मेरी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा कि यह सिस्टम अब इंसानियत की हदें पार कर रहा है। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक कोई जियाजिया का मैसेज आया, क्या तुम एक बार फोर फ्रंट सीबीडी फ्रंटियर सीबीडी आ सकते हो। उसकी टोन बहुत ज्यादा हड़बड़ी वाली नहीं थी, लेकिन साफ था कि कोई बात है। मैंने दूरी देखी, पास ही था तो रिप्लाई किया, ठीक है आ रहा हूँ। मैं अपनी नई नवेली रोल्स रॉयस कुलिनन लेकर निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कोई जियाजिया को बिल्डिंग के नीचे खड़े देखा। वह प्रोफेशनल सूट में काफी स्मार्ट और खूबसूरत लग रही थी। उसके बगल में एक मिडिल एज का अजीब सा तेलिए चेहरे वाला आदमी खड़ा था, जिसने सोने के फ्रेम का चश्मा पहन रखा था और उसकी मुस्कान काफी इरिटेटिंग थी। मैं तुरंत माजरा समझ गया। कोई जियाजिया मुझे एक ढाल शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही थी। वह आदमी साफ तौर पर उसे परेशान कर रहा था और अपनी मर्सिडीज कार की चाबी घुमाकर अपनी अमीरी का दिखावा कर रहा था। तभी मैंने अपनी कुलिनन को उन दोनों के ठीक सामने रोका और कार से नीचे उतरा। मैंने कोई जियाजिया की तरफ देखा। चलो, कोई जियाजिया ने तुरंत साथ देते हुए सिर हिलाया। वह चश्मे वाला आदमी वहीं दंग रह गया। यह कार तुम्हारी है? मैंने देखा कि कोई जियाजिया के कान अचानक लाल हो गए, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। मैंने मौका देखकर उसका हाथ उसकी कमर पर रखा, उसे पास खींचा और मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, हाँ मेरी है। कोई दिक्कत? उस आदमी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैंने मन ही मन सोचा कि वह अभी अपनी 2 मिलियन 20 लाख युआन की मर्सिडीज से रौब झाड़ रहा था और अब उसे पता चला कि मैं 8 मिलियन 80 लाख युआन की कुलिनन चलाता हूँ। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं उससे उम्र में काफी छोटा भी था। अब मैं देखना चाहता था कि वह क्या करता है। वह नकली हंसी हंसा और दबे पांव वहां से खिसक गया। उसके जाते ही कोई जियाजिया ने खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने जानबूझकर अपनी पकड़ ढीली नहीं की और नीचे झुककर उसकी आंखों में देखा। उससे कह दो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मैं तो बस मजबूरी में ऐसा कह रही थी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और वह लगातार दूर होने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैंने बस एक बहाना बनाया था। अच्छा ऐसा है क्या? मैं जानबूझकर उसके और करीब आया। मुझे महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। मुझे लगा उसे लगा होगा कि मैं उसे किस करने वाला हूँ और उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। लेकिन अगले ही पल मैंने बस हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ की सीट बेल्ट खींची और उसे लॉक कर दिया। गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। कोई जियाजिया के कान इस बार पूरी तरह लाल हो गए। मुझे लगा कि उसे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ होगा कि कोई इस तरह के छोटे से जेस्चर से भी उसे रिंझा फ्लर्ट कर सकता है। दोपहर में मैं उसे लोकल शंघाई फूड बेन बैंग कुजीन खिलाने ले गया। लंच टेबल पर मुझे पता चला कि वह पिछले कुछ दिनों से जॉब इंटरव्यूज में बिजी है। तुम्हारी कंपनी अभी बंद हुई है तो कुछ दिन आराम करने का नहीं सोचा? कोई जियाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ। अगर काम नहीं करूंगी तो दाने दाने को मोहताज हो जाऊंगी। मैंने उसे देखते हुए हंसकर कहा, कोई मामूली इंसान मसेराटी नहीं चलाता। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि खाने के बाद उसे एक और इंटरव्यू के लिए जाना है। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए और सीधे उसे ड्रॉप करने चल दिया। लेकिन जब हम लोकेशन पर पहुंचे तो रोड साइन देखकर मुझे हंसी आ गई। अरे ये तो फिर से वही थिएटर एकेडमी मोक्सी का इलाका था। तो मैंने मौका देखकर झांग जियाई को एक मैसेज भेजा, बाहर आओ मुझे मॉल घूमना है। गर्ल्स हॉस्टल में झांग जियाई ने जैसे ही मैसेज देखा वह लगभग बेड से उछल पड़ी। उसकी रूममेट्स ने जब सुना कि कल वाला पोर्श वाला हैंडसम अमीर लड़का उसे बुला रहा है तो सब एक्साइटेड हो गई। अब सोच क्या रही है? तुरंत हाँ कर। इतने बड़े लेवल का आदमी अगर तुझे पसंद कर रहा है तो ये तेरी किस्मत है। देर मत कर, जल्दी जा। झांग जियाई का भी मना करने का कोई इरादा नहीं था। उसने जल्दी से एक लाइट ब्लू कलर की फ्रॉक ड्रेस पहनी, हल्का सा मेकअप किया और अपनी सहेलियों के साथ नीचे आ गई। कॉलेज गेट पर जैसे ही ये लड़कियां आई, सड़क किनारे खड़े लड़कों की निगाहें उन पर टिक गईं। लेकिन सब काफी देर तक रास्ता देखते रहे। उन्हें कहीं भी वह व्हाइट पोर्श कार नहीं दिखी। जब वे कंफ्यूज हो रही थीं, तभी मैंने अपनी ब्लैक कुलिनन का हॉर्न बजाया, कार का शीशा नीचे किया और अपना चेहरा दिखाते हुए कहा, अंदर आओ। झांग दियाई तुरंत दौड़कर आई और कार का दरवाजा खोलकर बैठ गई। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और कुलिनन की आवाज के साथ कार आगे बढ़ गई। पीछे खड़े कॉलेज के लड़कों का दिल टूट गया। क्रश देवी ऐसे ही किसी के साथ चली गई। वह रोल्स रॉयस कुलिनन थी भाई। 8 मिलियन 80 लाख की गाड़ी क्यों नहीं जाएगी? कार में झांग जियाई अभी भी थोड़ी हैरान थी। भैया आज आप पोर्श लेकर क्यों नहीं आए? उसमें स्पेस थोड़ा कम है, कंफर्टेबल नहीं रहती। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, आज कुछ शॉपिंग करनी है, सामान रखने के लिए पोर्श सही नहीं है। मेरी बात का मतलब था कि मैं कुलिनन को एक डिलीवरी वैन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। झांग जियाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे, जैसे वह सोच रही हो कि ऐसी बातें सिर्फ मैं ही इतने नॉर्मल तरीके से कह सकता हूँ। मैं उसे अपने ही एपीएम मॉल लेकर गया। झांग जियाई पूरे रास्ते मॉल को चकित होकर देखती रही। उसे पता था कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसने समझदारी दिखाई। उसने कोई बहुत महंगी डिमांड नहीं की, बस एक जोड़ी कपड़े और एक नॉर्मल सा बैग चुना, जिसकी कुल कीमत लगभग 20,000 युआन करीब 2.3 लाख रुपए थी। उसकी चॉइस देखकर मुझे लगा कि इस लड़की को अपनी लिमिट्स पता है। कम से कम वह जानती है कि अगर लालच बहुत जल्दी सामने आ जाए तो बात बिगड़ जाती है। हमने पूरा मॉल घूमा और आखिर में स्टारबक्स में थोड़ी देर बैठे। झांग जियाई पूरे समय बहुत ही प्यारी
और केयरिंग शक्कर जैसी मीठी बनी रही। कभी केक खिलाती तो कभी चम्मच आगे बढ़ाती। उसका फ्लर्ट करने का अंदाज, चाय पत्ती गिरी हुई अदाएं साफ दिख रहा था। मैंने भी उसे टोकना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि एडल्ट्स के बीच कभी कभी इस तरह के अटेंशन का भी अपना मजा है। लेकिन जैसे ही हम स्टारबक्स से बाहर निकले, गेट पर कुछ हंगामा दिखाई दिया। एक डिलीवरी बॉय अम्मा हाथ में खाने का पार्सल लिए पसीने पसीने हो रहा था और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक रखा था। भाई प्लीज जाने दो, मेरी डिलीवरी का टाइम बस खत्म होने वाला है। 17वीं मंजिल के कस्टमर फोन नहीं उठा रहे, मुझे ऊपर जाना ही होगा। गार्ड थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मैं मना नहीं कर रहा, पर रूल है, मॉल के अंदर डिलीवरी बॉय और कुरियर वालों का आना मना है। मेरे कदम रुक गए और मेरी भौहें तन गईं। यह नियम किसने बनाया? इससे पहले कि गार्ड कुछ बोल पाता, एक सूट पहने हुए आदमी तेजी से आगे आया और बहुत ही बदतमीजी से बोला, तुम्हें इसे अंदर आने देने को किसने कहा? ऐसे लोग मॉल के अंदर आएंगे तो मॉल की इमेज खराब होगी। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। डिलीवरी बॉय से इमेज खराब होती है? उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, हाँ, हमारा मॉल एक हाई एंड लग्जरी मॉल है। डिलीवरी और कुरियर वाले अंदर नहीं आ सकते, यही कंपनी का नियम है। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई, लेकिन गुस्से वाली क्या बकवास नियम है? उसका चेहरा भी उतर गया। तुम कौन हो जो हमारे मॉल के मामलों में टांग अड़ा रहे हो? मैंने अपना फोन निकाला, उसकी आंखों में आंखें डाली और एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मैं इस पूरी एपीएम बिल्डिंग का मालिक बॉस हूँ। अब बताओ मेरी औकात है या नहीं? वहां सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि झांग जियाई दंग रह गई थी। वह गार्ड भी स्टैचू बन गया था। वह मैनेजर 2 सेकंड के लिए रुका और फिर जोर से हंस पड़ा, तुम एपीएम के मालिक? अगर तुम मालिक हो तो मैं शंघाई का सबसे अमीर आदमी हूँ। मैंने उससे बहस करने में वक्त ज़ाया नहीं किया और सीधे प्रॉपर्टी चेयरमैन चिन योंगली को फोन लगा दिया। फोन उठते ही मैंने बस एक लाइन कही, 3 मिनट के अंदर मैन गेट पर रेंगते हुए आओ। 1 सेकंड की भी देरी हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। फोन की दूसरी तरफ मीटिंग कर रहे चिन योंगली की मानो जान ही निकल गई थी। वह अब भी कुछ देर पहले ही अपने बोर्ड मेंबर्स से कह रहा था, नए बॉस कभी भी चेकिंग के लिए आ सकते हैं, किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अगले ही पल मेरा फोन आ गया और मेरी टोन से साफ था कि मैं बेहद गुस्से में हूं। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह देर करे। वह तुरंत अपनी पूरी कोर टीम अधिकारियों को लेकर नीचे की तरफ भागा। यहाँ गेट पर वह जियांग नाम का मैनेजर अभी भी ताना मार रहा था, दिखावा तो अच्छा कर लेते हो, जरा मैं भी देखूं तुम किसे बुलाते हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने देखा दूर से फॉर्मल कपड़ों में लोगों का एक हुजूम, भीड़ दौड़ता हुआ आ रहा है और सबसे आगे जो आदमी था वह कोई और नहीं बल्कि प्रॉपर्टी कंपनी के चेयरमैन चिन योंगली थे। मैनेजर जियांग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। चिन सर। चिन योंगली ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वह सीधे मेरे पास आया और अपनी कमर झुकाकर वो करते हुए बोला, मिस्टर श्याओ, बेहद अफसोस है, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने देखा कि मैनेजर जियांग के पैर कांपने लगे और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। मुझे लगा कि अब जाकर उसे समझ आया था कि उसने जिसे मामूली लड़का समझकर डांटा था वह कोई दिखावा करने वाला इंसान नहीं बल्कि इस पूरी प्रॉपर्टी का असली मालिक था। मैंने बस नीचे झुककर उसे देखा और बेहद ठंडी आवाज में पूछा, अब तुम मुझे बताओ किसने यह नियम बनाया कि मेरे मॉल में डिलीवरी बॉय और कुरियर वाले नहीं आ सकते? इधर ऑफिस में मैनेजर जियांग का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसने जल्दी से पास खड़े डायरेक्टर को खींचा और दबी आवाज में पूछा, चाचा ये क्या चक्कर है? ये तो बस एक मामूली सा लड़का है ना? उस डायरेक्टर जियांग ने सीधे गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, ये आईपीएम बिल्डिंग के नए मालिक हैं। सिर्फ साल का किराया ही इनका अरबों में है। ये हमारे सबसे बड़े अन्नदाता जिन जूबाबा मेन इन्वेस्टर क्लाइंट हैं। तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम उन पर चिल्ला रहे हो? ये बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उस मैनेजर पर किसी ने बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। वो एकदम सन्न रह गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे रोका था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस पूरी बिल्डिंग का असली मालिक था। मैंने किन योंगली को घूरते हुए देखा। मेरी आवाज भले ही शांत थी लेकिन उसका प्रेशर, दबदबा तुरंत वहां महसूस होने लगा। अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम लोग मेरे इलाके को इस तरह से चला रहे हो। डिलीवरी और कुरियर वालों का पिछले 6 महीने से अंदर आना बंद है। ये नियम बनाने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? किन योंगली का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने मुड़कर सिक्योरिटी के इंचार्ज जियांग वेमिन को जानलेवा नजरों से घूरा। जियांग वेमिन को तुरंत पसीने छूट गए। उसने हाथ घुमाकर अपने भतीजे मैनेजर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और डांटते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुद से ऐसा नियम बना दिया? मैंने बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहा, नाटक बंद करो। फिर मैंने पास खड़े डिलीवरी बॉय से पूछा, ये नियम कब से है? उसने कहा, 6 महीने से ज्यादा हो गए। मैंने सिर हिलाया और मेरी नजरें फिर से जियांग चाचा भतीजे पर टिक गईं। 6 महीने हो गए और तुम चाचा होकर भी ये नहीं जानते थे? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। इसके बाद मैंने किन योंगली की तरफ देखा और सिर्फ एक बात कही, ये दोनों मुझे दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देने चाहिए, वरना अपनी पूरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टीम को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। किन योंगली में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो मना करता? उसने उसी वक्त जियांग वेमिन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट से सस्पेंड कर दिया
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बाहर निकाल दिया। रही बात उस मैनेजर जियांग की, तो उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया गया और हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वहां मौजूद दर्जनों डायरेक्टर्स ने एक साथ हाथ उठाए, किसी की भी विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। जियांग वेमिन के पैर कांपने लगे और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो अभी भी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था, लेकिन किन योंगली ने सिर्फ ठंडे लहजे में कहा, तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए हो कि तुमने आखिर पंगा किससे लिया है। कुछ मिनटों बाद जियांग चाचा भतीजे को गार्ड्स कचरे के बोरे की तरह घसीटते हुए बाहर ले गए। इस वाक्य के बहाने मैंने इस पूरी बिल्डिंग में अपना सिक्का जमा लिया था। किन योंगली ने बहुत झुककर बात की और बार बार भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तब जाकर मैंने सिर हिलाया और कहा, रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाना ठीक है, लेकिन ये पहली और आखिरी बार था। अगली बार सीधे कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मामला सुलझने के बाद झांग जियाई के मुझे देखने का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। तो तुम सच में इस बिल्डिंग के बॉस हो? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अब यकीन हुआ। इस हंगामे के बाद झांग जियाई का मुंह पर भरोसा और बढ़ गया। हम दोनों नॉर्मली शॉपिंग के लिए निकल गए और फिर हैप्पी वैली अम्यूजमेंट पार्क गए। वहां सब कुछ बहुत सिंपल था। वो मुंह से तो कह रही थी कि उसे एडवेंचरस और डरावने झूले झूलने हैं, लेकिन हर बार डर के मारे वो सीधे मेरी बाहों में आ छिपती। बिग पेंडुलम से लेकर ड्रॉप टावर और रोलर कोस्टर तक आखिर में खेलते खेलते उसके पैर जवाब दे गए और वो लगभग पूरी तरह मुझ पर ही टिकी हुई थी। उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो चुका था। आराम करते वक्त उसने कुछ तस्वीरें खींची और अपने वीचैट मोमेंट्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसका कैप्शन इतना रोमांटिक था जैसे वो हमारे रिश्ते का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रही हो। मैंने वो पोस्ट देखी लेकिन कुछ कहा नहीं, बस उसे करने दिया। प्यार में कभी कभी बिना कुछ कहे चीजें समझ लेना सब कुछ साफ साफ बोलने से ज्यादा मजेदार होता है। हम दोनों बैठकर आराम कर रहे थे कि तभी एक मिडिल एज्ड अधेड़ उम्र के आदमी ने आकर हमें अपना बिजनेस कार्ड दिया। हेलो, मैं 91 एंटरटेनमेंट से एक टैलेंट स्काउट स्टार्स ढूंढने वाला हूँ। आप दोनों का लुक बहुत शानदार है, क्या आप स्टार बनने में इंटरेस्टेड हैं? ये सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। मैं और स्टार बनूं? झांग जियाई ने तो और भी साफ मना कर दिया। उसने सीधे सिर हिलाया और कहा कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा भी उससे बात करने का मूड नहीं था, इसलिए मैं उसका हाथ पकड़कर पार्किंग की तरफ चल दिया। वो स्काउट फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो हमारे पीछे पीछे पार्किंग तक आ गया। वो बड़बड़ाता रहा कि कैसे 6 महीने में हम टॉप स्टार बन जाएंगे और साल के करोड़ों कमाएंगे। तभी मैंने अपनी कार की चाबी का बटन दबाया और थोड़ी दूरी पर खड़ी रोल्स रॉयस कलिनन की लाइटें चमकी। हम दोनों सीधे कार में बैठे और वहां से निकल गए। वो स्काउट वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। हाथ में कार्ड पकड़े उसका चेहरा उस थप्पड़ खाए मैनेजर जियांग से भी ज्यादा खराब दिख रहा था। साल के करोड़ों कमाने की बात कर रहा था। मेरी ये कार ही लगभग 10 करोड़ 1 करोड़ आरएमबी की है। किसके पास तुम्हारे इन फालतू के कामों के लिए टाइम है? रात को झांग जियाई ने कहा कि इन दिनों उसे ड्रामा नाटक की रिहर्सल करनी है, इसलिए वो रात को बाहर नहीं रुक सकती। मैंने भी ज्यादा जिद नहीं की और उसे सीधे उसके कॉलेज छोड़ दिया। विदा होने से पहले उस लड़की ने खुद आगे बढ़कर मुझे किस किया। उसका ये इशारा समझने के लिए काफी था। घर लौटने पर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अकेले इतने बड़े विला में रहना सच में एक सिरदर्दी है। ये घर जरूरत से ज्यादा खाली था और इतना बड़ा होने की वजह से इसे संभालने के लिए लोगों की जरूरत थी। मैं अभी एक भरोसेमंद बटलर मैनेजर ढूंढने के बारे में सोच ही रहा था कि डोरबेल बजी। आने वाला बगल के विला नंबर 2 का बटलर था। मिस्टर श्याओ, हमारी मैडम ने आपको अपने यहाँ डिनर पर इनवाइट किया है। मैंने थोड़ा सोचा और फिर चला गया। विला नंबर 2 की मालकिन का नाम वांग किया नहीं था। वो काफी यंग और खूबसूरत थी और उसकी बातें बहुत टू द पॉइंट थी। डिनर टेबल पर उसने जल्दी ही आने की वजह साफ कर दी। वो मुझसे कुछ सेकेंड जनरेशन द होंगपाओ कीमती चाय पत्ती खरीदना चाहती थी ताकि अपने घर के बुजुर्गों को गिफ्ट कर सके। मैंने उससे पैसे नहीं लिए और उसे सीधे गिफ्ट के तौर पर दे दिया। इस लेन देन से उल्टा वो मेरी एहसानमंद हो गई। इसके बाद मैंने भी बात नहीं घुमाई और उससे एक भरोसेमंद बटलर और नौकरानी ढूंढने में मदद मांगी। वांग कियानी ने बहुत खुशी खुशी हामी भर दी और कहा कि वो कल ही इसका इंतजाम कर देगी। इस डिनर के खत्म होने तक हमारा एक अच्छा कनेक्शन बन चुका था। घर वापस आते आते रात के 12 बज चुके थे और सिस्टम बिल्कुल टाइम पर रिफ्रेश हुआ। इस बार 2 नई चीजें आई थीं, एक स्ट्रेंथनिंग पोशन शरीर मजबूत करने वाली दवा और एक मैक्स चार्म कार्ड आकर्षण बढ़ाने वाला कार्ड। मैंने बिना किसी संकोच के तुरंत उन्हें खरीद लिया। जैसे ही मैंने वो स्ट्रेंथनिंग पोशन पिया, मुझे इतनी तेज नींद आई कि मैं वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। मेरी ताकत, स्टेमिना और पूरी बॉडी की कंडीशन अपने पीक टॉप लेवल पर थी। मैंने पहले अपने घर के जिम में इसे टेस्ट किया। सबसे हाई स्पीड पर ट्रेडमिल को सेट करके मैं 1 घंटे तक दौड़ा, लेकिन मेरी सांस तक नहीं फूली। मुझे तुरंत समझ आ गया कि घर के ये इक्विपमेंट्स अब मेरे काम के नहीं रहे, इसलिए मैं गाड़ी उठाकर पास के सबसे टॉप क्लास फिटनेस सेंटर चला गया। किस्मत से वांग कियानी भी वहीं थी। वो बस मुझसे हेलो कहने आई थी, लेकिन मुझे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे चार्म कार्ड का असर शुरू हो चुका था। आज मेरा ऑरा कल रात के मुकाबले 100 गुना ज्यादा
दमदार था। वांग कियानई जैसे तैसे होश में आई, वो मुझे खुद अंदर ले गई और यहाँ तक कि उसने अपनी पर्सनल ट्रेनर की क्लास भी मुझे दे दी। वो पर्सनल कोच पहले तो बस मेरा एक बेसिक टेस्ट लेना चाहता था और उसने बेंच प्रेस से शुरुआत की, लेकिन जैसे ही ये शुरू हुआ माहौल पूरी तरह हाथ से बाहर निकल गया। 100 किलो बहुत आसान, 150 किलो फिर भी बहुत आसान, 180 किलो बिना किसी मेहनत के उठा लिया। अब उस कोच की हिम्मत और वजन बढ़ाने की नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने बिल्कुल शांत रहकर सिर्फ 2 शब्द कहे, जारी रखो। आसपास के लोग जल्दी ही इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि जिम के स्टार ट्रेनर सोंग हेंग भी वहां आ पहुंचे। वजन लगातार बढ़ता गया, 200, 260, 300, 315 किलो। सब लोग दंग रह गए थे। वांग कियाने ने धीरे से उस कोच से पूछा, क्या ये रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है? कोच ने अपना थूक निकला और बोला, बिना किसी सपोर्ट के बेंच प्रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही 337 किलो का है। अगर इसने और बढ़ाया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को छू लेगा। अगले ही पल मैंने फिर से शांत आवाज में कहा, और बढ़ाओ, 320, 330, 337, 338 किलो। पूरा जिम सन्न रह गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरी वजह से टूट चुका था, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिर में मैंने वजन को 343 किलो पर जाकर रोका। पूरे जिम में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सब पागल हो गए। वो लोग शायद सोच रहे होंगे कि एक दिखने में नॉर्मल सा लड़का एक आम जिम में आकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को सीधे 6 किलो से कैसे तोड़ सकता है। सोंग हेंग तो पूरी तरह मेरा फैन हो चुका था। उसने मुझे उसी वक्त एक ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप कार्ड दिया और कहा कि अब से मेरे लिए यहाँ सब कुछ लाइफ टाइम फ्री है। वांग कियानई मेरे पास ही खड़ी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। मुझे लगा कि कल तक वो सोच रही होगी कि मेरा बस एक मजबूत बैकग्राउंड है, लेकिन आज उसे समझ आया कि मैं खुद उस बैकग्राउंड से ज्यादा खतरनाक चीज हूँ। इस घटना का वीडियो बहुत जल्द इंटरनेट पर अपलोड हो गया और देखते ही देखते रातों रात वायरल होकर वीबो वीबो के टॉप ट्रेंड्स में आ गया। इंटरनेट पर कुछ लोग कह रहे थे कि ये फेक नकली है, तो कुछ मुझे आसमान पर चढ़ा रहे थे। बात तब रुकी जब एशिया के बेंच प्रेस चैंपियन कियान जियाक्वान ने खुद वीबो पर पोस्ट करके मुझे ऑथेंटिकेट सर्टिफाई किया। मिस्टर श्याओ को बधाई, 343 किलो, ये हम ड्रैगन कंट्री चीन के लोगों का गौरव है। उनका ये बयान आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया और मैं इस तरह अचानक से फेमस हो गया। और इस पॉपुलैरिटी की वजह से मुझे सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट फीचर समझ में आया। रात के ठीक 12 बजे सिस्टम फिर से रिफ्रेश हुआ। इस बार रेपुटेशन जेक्साक चेक इन टेबल आया था जिसमें 1-to-1 रेटिंग थी। मैंने उसे खरीदने के बाद ही जाना कि रेपुटेशन वैल्यू के हर एक लेवल को पार करने पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बेंच प्रेस वीडियो वायरल होने के बाद मेरा पहला लेवल पूरा हो चुका था। जैसे ही मैंने क्लेम पर क्लिक किया, सिस्टम ने मुझे सीधे एक पागानी हुआयरा इमोला गिफ्ट कर दी। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 5 कारें हैं जिसकी कीमत लगभग 40 मिलियन 4 करोड़ आरएमबी है। मेरे हाथ में कार की चाबी थी और मेरी मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं तो बस जिम करने गया था और बदले में एक टॉप नॉच सुपरकार घर ले आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे समझ आ गया था कि मैं जितनी ज्यादा लाइमलाइट अटेंशन बटोरूंगा, मेरी रेपुटेशन उतनी ही बढ़ेगी और मुझे उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसलिए मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अगले लेवल पर जल्दी कैसे पहुंचा जाए। जल्द ही मेरी नजर लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर गई। आखिरकार गिफ्ट्स की बौछार करके भी बहुत बड़ी अटेंशन पाई जा सकती थी। मैंने ऐसे ही एक छोटे स्ट्रीमर के लाइव रूम में एंट्री की जिसे मैं पहले फॉलो करता था। एलिस नाम की एक स्ट्रीमर आउटडोर लाइव कर रही थी और उसने एक चैलेंज रखा था कि जो भी उसे रियल लाइफ ऑफलाइन में ढूंढ लेगा उसे वो अपना वीचैट दे देगी। मैंने उसके लाइव का बैकग्राउंड देखा और मुझे हंसी आ गई। ये तो मेरे घर के पास ही था। मैं सीधे वहां चल दिया और 10 मिनट से भी कम समय में मैंने उसे ढूंढ निकाला। मिलने के बाद जो पहली बात मैंने एलिस से कही, उसने उसे पूरी तरह ब्लैंक कर दिया। मैंने कहा, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटी फिल्टर यूज करती हो और मैं ये देखने आया था कि कहीं तुम असलियत में क्याओ बियू, एक बूढ़ी स्ट्रीमर जो फिल्टर लगाकर जवान दिखती थी, तो नहीं हो। पर तुम तो लाइव जैसी ही दिखती हो। एलिस गुस्से में अपने दांत पीसने लगी, लेकिन उसने चुपचाप मुझे अपना वीचैट दे दिया। मेरे घर लौटने के थोड़ी देर बाद ही उसने किसी दूसरे स्ट्रीमर के साथ पीके लाइव मुकाबला शुरू कर दिया। वहां सामने वाले स्ट्रीमर का एक बड़ा सपोर्टर दागे उसे बुरी तरह हरा रहा था। मैंने सीधे 1 लाख कॉइन्स का रिचार्ज किया और बैक टू बैक 5 सुपर रॉकेट्स मार दिए। गेम पल भर में पलट गया। पूरा लाइव चैट बॉक्स हिल गया और एलिस भी हैरान रह गई। तब जाकर उसे समझ आया कि जिसे उसने ऑफलाइन रिजेक्ट किया था वो कोई आम व्यूअर नहीं बल्कि एक असली गॉड फादर बड़ा भाई दागे था। मैंने चैट में बस एक लाइन लिखी, मैंने कहा था ना आज रात तुम्हें नंबर 1 बनाकर रहूंगा। दूसरा राउंड शुरू हुआ और मैंने फिर से 5 सुपर रॉकेट से शुरुआत की। जब विरोधी होस्ट के बड़े भाई ने यह माहौल देखा तो उन्होंने सीधे तौर पर हार मान ली। उसके बाद मैं लगातार जीता गया और लाइव रूम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। मेरी प्रतिष्ठा भी आसमान छूने लगी और मैं दूसरे लेवल से बस एक कदम दूर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एलिस भी मेरी ताकत को पूरी तरह समझ चुकी थी। उसने खुद आगे बढ़कर मुझे अपना पता भेजा। जब वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तब तक मैं अपनी नई पगानी लेकर उसके घर के नीचे पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोला
और मुझे बाहर खड़ा देखकर हैरान रह गई। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, क्या तुम्हें भी कुछ नहीं दिखाना चाहिए? एलिस का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया, लेकिन आखिरकार उसने अपने पैरों पर खड़े होकर खुद मुझे चूमा। मैंने उसे छोड़ दिया और कहा, पहले लाइव स्ट्रीमिंग पर वापस जाओ, लोगों को इंतजार मत कराओ। जब वह फिर से कैमरे के सामने बैठी तो उसका अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। मैं उसके सामने वाले सोफे पर बैठकर उसका आखिरी पीके मुकाबला देख रहा था। मेरी नजरें सिस्टम इंटरफेस पर थीं। वर्तमान प्रतिष्ठा 4.89 मिलियन थी, दूसरे लेवल से बस एक कदम दूर, और विरोधी होस्ट के साथ पीके का फाइनल मुकाबला शुरू हो गया। उनके बड़े भाई ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। जैसे ही किंग अकाउंट आया, उसने पहले एक रॉकेट फेंका और फिर कहा, इस राउंड में तुम अपनी हार मान लो, आज मैं निश्चित रूप से लुल्लू को चैंपियन बनाऊंगा। लाइव रूम में तुरंत हलचल मच गई। मैंने एक नजर देखी और सीधे जवाब दिया, तुम उसे बचा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं आज एलिस को बचाऊंगा। इतना कहकर मैंने वह रॉकेट वापस कर दिया और चुपचाप 6 लाख रुपए का रिचार्ज किया। फाइनल मुकाबला तर्क करने का समय नहीं होता, सीधे पैसों से बात करना सबसे आसान होता है। जैसे ही पीके शुरू हुआ, दूसरी तरफ से पहले ही हमला हुआ और एक के बाद एक कई सुपर रॉकेट आए। ब्लड बार सीधे एलिस के सिर तक पहुंच गया। लाइव रूम में हर तरफ मजाक उड़ाया जा रहा था। व्हाइट अकाउंट क्या कर रहा है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम चैंपियन बनाओगे? जल्दी करो, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टाइप करना ही आता है। मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और सीधे नोबल इंटरफेस खोला। अगले ही पल पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया। बधाई हो, वॉच चाओ ने एलिस इज नॉट अ रैबिट के लाइव रूम में सुपर एम्परर का लेवल हासिल कर लिया है। एक संदेश अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा संदेश लगातार आने लगा। 5 लगातार एम्परर। पूरा प्लेटफॉर्म एक सेकंड के लिए शांत हो गया। सिर्फ ओपनिंग फीस के रूप में 1 मिनट से भी कम समय में 6 लाख रुपए से अधिक खर्च कर दिए गए। पूरा लाइव रूम हैरान था। लुल्लू के लाइव रूम में जो लोग अभी मजाक उड़ा रहे थे, वे सब अचानक शांत हो गए। हर कोई जानता है कि किंग और एम्परर एक समान नहीं होते, और जो एक ही बार में 5 बार एम्परर बन जाए, वह सिर्फ अमीर नहीं है, बल्कि वह पैसों को कुछ समझता ही नहीं है। मैंने अपना काम पूरा करने के बाद विरोधी टीम को एक संदेश देना नहीं भूला, जारी रखो, बस ये 2 शब्द। इसने विरोधी टीम का मुंह पूरी तरह बंद कर दिया। लुल्लू की तरफ के बड़े भाई ने तुरंत प्राइवेट मैसेज में अपनी हार स्वीकार कर ली। लुल्लू भी सिर्फ मजबूरी में मुस्कुराते हुए बोली, इस राउंड में हम अपनी हार मानते हैं, चैंपियन हमारे हाथ में था। एलिस जीत के इंटरफेस को देखकर हैरान रह गई। वह एक ऐसी छोटी होस्ट थी जो लगभग लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ने वाली थी। एक दिन पहले वह अगले महीने के किराए की चिंता कर रही थी, और आज उसे सीधे फाइनल का चैंपियन बना दिया गया था, और वह भी सबसे शानदार तरीके से। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके साथ जो व्यक्ति है वह कोई आम बड़ा भाई नहीं है, बल्कि वह उसकी किस्मत बदलने वाला इंसान है। लाइव स्ट्रीम बंद होते ही कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा। नंबर 1 बनने का एहसास कैसा है? एलिस ने अपने होंठ चबाते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं मुस्कुराया। बात मानो, आगे से नंबर 1 हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। इस एक बात ने उसे पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। वह नहाते समय भी गुनगुना रही थी, और बाथरूम में जाने से पहले उसका चेहरा लाल था, लेकिन मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं थी। मैंने पहले सिस्टम खोला। दूसरे लेवल का इनाम आ चुका था। डोशा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी के 10% शेयर और 3 गुना खर्च रिफंड कार्ड। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। मुझे लगा था कि एक लग्जरी कार और घर मिलना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस बार सीधे प्लेटफॉर्म के शेयर ही मिल गए। डोशा का मौजूदा मूल्य बहुत अधिक है, और 10% शेयरों की कीमत 1 अरब से अधिक है। उसने 7 लाख रुपए खर्च किए, और सिस्टम ने बदले में उसे 1 अरब से अधिक का इनाम दिया। ये सौदा तो बिल्कुल जादुई था। जहां तक रिफंड कार्ड की बात है, वह दिखने में आम था, लेकिन उससे आसानी से 20 लाख रुपए कमाए जा सकते थे, जो कि बुरा नहीं था। इसी बीच एलिस नहाकर बाहर आई। उसने एक ढीला ढाला सफेद नाइट गाउन पहना हुआ था, और उसके बाल आधे गीले थे। वह इतनी नर्वस थी जैसे टीचर उसका नाम पुकारने वाले हों। मैंने उसकी तरफ देखा और अपना फोन रख दिया। इस रात इनाम भी मिल गया, और वह भी मेरे पास आ गई। अगली सुबह मैंने एलिस के किराए के छोटे से घर को देखा और फैसला किया कि उसके लिए घर बदल दिया जाए। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे सीधे नीचे पार्किंग में ले गया। उस पगानी की हेडलाइट्स जल उठी और उसके दरवाजे धीरे धीरे ऊपर की ओर खुलने लगे। एलिस वहीं खड़ी रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कल तक उसे सिर्फ इतना पता था कि यह कार करोड़ों की है, लेकिन आज जब वह इसके अंदर बैठी तो वह एहसास बिल्कुल अलग था। इस तरह की कार को सिर्फ आने जाने का साधन नहीं कहा जा सकता, यह सीधे तौर पर एक दूसरी दुनिया का टिकट थी। मैंने यूं ही उसकी कीमत बताई, लगभग 40 लाख रुपए। ये बात मैंने इतनी आसानी से कही जैसे किसी सब्जी का दाम बता रहा हूँ। एलिस ये सुनकर इतनी असहज हो गई कि उसके बैठने का अंदाज भी बदल गया। हम पहले खाना खाने के लिए इमारत में गए। उसने रास्ते में ही अपनी लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी थी। कल रात मेरे लगातार एम्परर बनने के कारण वह पहले ही एक लोकप्रिय होस्ट बन चुकी थी। आज जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, कमरा तुरंत लोगों से भर गया। उसने फोन के कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। आज मैं अपने परिवार के लोगों को कुछ नया दिखाने जा रही हूँ। दर्शकों को कमेंट करने का मौका भी नहीं मिला कि उसने कैमरा सीधे मेरी पगानी की तरफ घुमा दिया। लाइव रूम में तुरंत हंगामा मच गया। शुरुआत में कुछ लोग कह रहे थे कि ये कार नकली है, लेकिन जल्द ही पार्किंग में एक और सफेद पगानी आकर रुकी। कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सन कियान था। सन कियान कार से उतरा ही था
और अपने दोस्तों के साथ हंसकर बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी पगानी पर पड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह तुरंत दौड़कर आया और कार के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखों में वैसी ही उत्सुकता थी जैसे कोई जादुई चीज देख रहा हो। उसके साथ वाले व्यक्ति ने पूछा, क्या ये दोनों पगानी नहीं है? क्या इनमें कोई अंतर है? सन कियान गुस्से में उसे डांटने ही वाला था। मेरी कार की तुलना इससे मत करो, मेरी कार इसके सामने सिर्फ एक खिलौना है। उसकी इस एक बात ने पूरे लाइव रूम को शांत कर दिया। फिर उसने खुद उस कार का नाम बताया, पगानी लिमिटेड एडिशन। पूरी दुनिया में सिर्फ 5 कारें हैं। यह इसका अल्टीमेट वर्जन है और इसकी शुरुआती कीमत 5 मिलियन यूरो है। ये सुनते ही लाइव रूम के कमेंट्स पूरी तरह से रुक गए। और भी हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। जैसे ही मेरी कार का दरवाजा खुला और मैं कार से बाहर निकला, सन कियान ने सीधे मुझे बड़े भाई कहकर आवाज दी। लाइव रूम में एक बार फिर से हंगामा मच गया। सन कियान जैसे अमीर लड़के को भी इस तरह बात करते देखकर मेरी स्थिति को अब और समझाने की जरूरत नहीं थी। मैं पार्किंग में ज्यादा देर नहीं रुका और एलिस को लेकर मॉल के अंदर चला गया। रास्ते में मुझे लियांग का फोन आया। उसने बताया कि मैनेजर और नौकरानियों का इंतजाम हो चुका है और उनकी जानकारी मेरे फोन पर भेज दी गई है। मैंने एक नजर जानकारी पर डाली। सब कुछ बिल्कुल सही था। एक प्रोफेशनल महिला मैनेजर, 3 नौकरानियां और एक माली जो मेरे उस बड़े विला की अच्छी तरह देखभाल कर सकते थे। चीजें तय होने के बाद मैंने एलिस से कहा कि वह पहले दुकान के अंदर जाकर कपड़े देख ले और मैं बाहर फोन पर बात करने लगा। जब मैं फोन पर बात करके वापस आया तो देखा कि वह अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। तुम अंदर क्यों नहीं गई? एलिस ने झिझकते हुए अपने फोन की तरफ इशारा किया। दुकान के स्टाफ ने कहा कि फोन लेकर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैंने सुना और मुस्कुराया, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें अंदर जाना नहीं आता। इतना कहकर मैंने सीधे उसका हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर खड़ा वह स्टाफ हमें रोकने ही वाला था कि तभी दुकान का मैनेजर तेजी से बाहर आया और उसने उस स्टाफ को पीछे हटा दिया। उसने बहुत ही विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। वह निश्चित रूप से जानता था कि ये पूरी इमारत मेरी है। दूसरों को रोकना उनका काम हो सकता है, लेकिन मुझे रोकना उनके लिए मुसीबत बन सकता था। उसने न सिर्फ हमें अंदर बुलाया बल्कि पूरे सामान पर 20% की छूट दी और साथ ही एक नया बैग भी गिफ्ट में दिया। लाइव रूम के लोग ये सब देखकर हैरान थे। सब कमेंट कर रहे थे, अभी एक पल पहले रोका जा रहा था और अगले ही पल इतना स्वागत और छूट। क्या ये अमीर लोगों की दुनिया है जहाँ कुछ भी किया जा सकता है? मैंने भी ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखाई और सीधे एलिस के हाथ से फोन ले लिया। मैंने एलिस से कहा, तुम जाकर कपड़े पहनो, जो भी पसंद आए उसे देखो, मैं तुम्हारे लिए लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। मेरी ये बात सुनते ही लाइव रूम के दर्शक पूरी तरह से दीवाने हो गए। इसके बाद दुकान से एक एक करके कपड़े, जूते और एक्सेसरीज उसके सामने आने लगी। मैं एक एक करके उनकी कीमतें बता रहा था और लाइव रूम में लोग हैरान हो रहे थे। 23,000 रुपए की स्कर्ट, 38,000 रुपए के जूते और 30,000 रुपए का एक बैग। आखिरकार जब बिल की बारी आई तो कुल 1,83,000 रुपए का बिल बना। मैंने बिना पलक झपकाए सीधे अपने रिफंड कार्ड से पेमेंट कर दिया। एलिस उस लंबे बिल को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई थी। मुझे लगा कि उसने पहले कभी ऐसी जगहों के सपने देखे होंगे, लेकिन आज मैंने उसे यूं ही 2 लाख रुपए का सामान दिला दिया जैसे कोई आम चीज खरीदी हो। मैंने बस शांति से उससे कहा, यह तो अभी शुरुआत है, खुद को अच्छे से तैयार कर लो, वरना जहां हम खाना खाने जा रहे हैं वहां तुम्हें दरवाजे से अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये बात शायद थोड़ी कड़वी थी, लेकिन यही सच था। दुकान से निकलने के बाद मैं उसे उस इमारत के पीछे स्थित एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। सिर्फ वहां की डाइनिंग फीस देखकर ही लाइव रूम के लोग हैरान रह गए थे। जब मैंने मेनू खोला तो वे और भी दंग रह गए। एक सलाद 998 रुपए का, एक सूप 648 रुपए का और एक स्टेक 2,500 रुपए का। मैंने यूं ही कुछ चीजें ऑर्डर की और बिल 13,000 रुपए का आया। खाना खाने के बाद एलिस ने अपने कंधे सीधे किए और कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग करना सच में बहुत थका देने वाला काम है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पहले अपना सिस्टम इंटरफेस देखा। मेरी प्रतिष्ठा 1 मिलियन से अधिक बढ़ चुकी थी। इस हिसाब से मैं तीसरे लेवल से बस 2 मिलियन दूर था। मैं मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी पास से एक तीखी और ताने भरी आवाज आई। क्या ये हमारी पुरानी जान पहचान वाली नहीं थी? एलिस का चेहरा अचानक उतर गया। पता चला कि उन दोनों में से एक का नाम चांग जिंग था, जिसने कभी उसे धोखा दिया था या मारना चाहा था, और उसके बगल में खड़े मोटे आदमी का नाम याओ त्यान था, जो एलिस का मुआवजा दबाए बैठा था। इन दोनों ने मिलकर उसे इस कदर मजबूर कर दिया था कि उसे लाइव स्ट्रीमिंग एंकर बनना पड़ा। ये तो सच में दुश्मन खुद चलकर सामने आ गए थे। चांग जिंग ने पहले मुझे एक नजर देखा, फिर एलिस के नए कपड़ों और लुक को ऊपर से नीचे तक ताड़ा और ताना मारते हुए बोली, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा अमीर हाथ लग गया है, तभी तो हरमेस हरमेस पहन रखा है। एलिस ने सीधे कोल्ड स्माइल दी और कहा, कम से कम तुमसे तो बेहतर ही हूँ। किसी बूढ़े आदमी के चक्कर में पड़कर कंपनी के फंड्स का गबन करने से तो अच्छा ही है। इस बात ने सीधे चांग जिंग की दुखती रग पर हाथ रख दिया और वह वहीं पर भड़क उठी। याओ त्यान नाम के उस मोटे का चेहरा भी काला पड़ गया और उसने तुरंत अपने बॉस वाले तेवर दिखाए। बात करने के लिए सबूत होना चाहिए, अगर आगे एक भी शब्द फालतू बोला
तो हमारी मुयुआन मुयुआन की लीगल टीम तुम्हें देख लेगी। मैंने जैसे ही ये सुना मैं सीधे खड़ा हो गया। तुम ही याओ त्यान हो ना, जरा मेरे साथ साइड में आकर बात करो। वह याओ त्यान अभी भी मेरे सामने अपना रोब झाड़ने की सोच रहा था, लेकिन अगले ही पल मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे घसीटते हुए पास के वॉशरूम में ले गया। दरवाजा बंद करते ही मैंने पहले तो उसे एक पंच मारा और फिर सीधे अपने सिस्टम से ट्रुथ स्प्रे स्लैश अनयोशी स्प्रे निकाला। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि याओ त्यान ने अपने सारे काले चिट्ठे उगल दिए। उसका न सिर्फ चांग जिंग के साथ चक्कर था, बल्कि बाहर 3 और मिस्ट्रेस प्रेमिकाएं थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि चांग जिंग 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी असली पत्नी ऐसी थी जो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि अगर ये बात उसके घर तक पहुंच गई तो उसकी कंपनी का दिवाला निकलना तय है। मैंने उस पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने उससे कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही शर्त है, आगे से मुझे यह चांग जिंग शंघाई मॉड्यू में दिखाई नहीं देनी चाहिए। याओ त्यान ने अभी राहत की सांस लेने की सोची ही थी कि मैंने पास के मेटल के नल वाटर फॉसेट को पकड़ा और अपनी उंगलियों से जोर लगाया। कच की आवाज के साथ मैंने उस लोहे के नल को मरोड़कर कबाड़ बना दिया। याओ त्यान का डर के मारे पेशाब छूटने वाला था। मैंने उसे फिर से वार्निंग दी, और हाँ, कोई चालाकी करने की सोचना भी मत। उसने तुरंत सिर हिलाते हुए हाँ में हाँ मिलाई। समझ गया। जब मैं वापस डाइनिंग टेबल पर आया तो चांग जिंग अभी भी वहां हवा में उड़ रही थी। तुम्हारा वह आदमी हमारे डायरेक्टर याओ से मिलने के बाद भीगी बिल्ली बनकर ही लौटेगा ना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी लौटे याओ त्यान ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपना मुंह बंद रखो। ये देखकर एलिस भी दंग रह गई। याओ त्यान ने चांग जिंग को पूरी तरह इग्नोर किया और तेजी से एलिस के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मुआवजा तुरंत ट्रांसफर किया जा रहा है और यह भी गारंटी दी कि वह आज रात को ही चांग जिंग को यहाँ से हमेशा के लिए भेज देगा। चांग जिंग ये सुनते ही जमीन पर बैठ गई। वह चिल्लाने ही वाली थी कि मेरे पेट में आपका बच्चा है, लेकिन याओ त्यान की एक और दहाड़ ने उसे चुप करा दिया। मुझे लगता है कि उसे अब जाकर समझ आया था कि आज वह किसी मामूली पत्थर से नहीं, बल्कि सीधे एक टाइम बम से टकरा गई है। मैं आराम से अपनी जगह बैठकर स्टेक काट रहा था और मैंने बस इतनी सी टिप्पणी की, काम ठीक से हैंडल किया है। याओ त्यान को मेरी ये बात किसी माफीनामे की तरह लगी और वह तुरंत वहां से दफा हो गया। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि एलिस का फोन बजा। 30 लाख 3 मिलियन सीधे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके थे। वह अपने फोन के ट्रांसफर पेज को देखती रही। काफी देर तक उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। यह तो बहुत ज्यादा है। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। रख लो, अगर तुम इसे नहीं रखोगी तो वह आज रात सो नहीं पाएगा। जल्द ही उस रेस्टोरेंट का मैनेजर भी हमारे पास आया। उसका रवैया पहले से कहीं ज्यादा रिस्पेक्टफुल था। उसने सबसे पहले रेस्टोरेंट का एक ब्लैक गोल्ड कार्ड दिया और कहा कि ग्लोबल स्टोर्स पर लाइफ टाइम 80% का डिस्काउंट 20% पे करना होगा, मिलेगा और कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद उसने एक वाइन बॉक्स खोला जिसमें एक पूरी ब्लैक शैंपेन की बोतल थी। ये शिपव्रेक 1907 साइलेंट वेसल है जिसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख 2 मिलियन से ज्यादा है। मिस्टर याओ ने ये खास आपके लिए भिजवाई है। रेस्टोरेंट के बाकी कस्टमर्स ये देखकर दंग रह गए। भला यह कैसा लंच था? पहले 30 लाख का मुआवजा मिला, फिर 20 लाख की वाइन मिली और साथ में ब्लैक कार्ड भी। ये खाना खाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भगवान को भोग लगाया जा रहा हो। मैंने बस उस वाइन की तरफ एक नजर देखा। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने एलिस को इशारा किया कि वाइन रख ले। खाना खत्म होने के बाद आसपास के कई लोग मुझे अपने बिजनेस कार्ड देने के लिए घेरने लगे। मुझे उनसे फालतू बात करने का कोई शौक नहीं था, इसीलिए मैं वाइन उठाकर एलिस के साथ निकल गया। कार में बैठने के बाद एलिस उस वाइन बॉक्स को पकड़े हुए अभी भी शौक में थी। 20 लाख की वाइन और 30 लाख का बैंक ट्रांसफर। मुझे लगता है कि उसने आज सुबह जितने पैसे देखे थे उतने उसने पिछले कई सालों में भी नहीं कमाए होंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और कैजुअली कहा, दोपहर को मेरे साथ वॉच GDDH खरीदने चलो। उसने अनजाने में मुझसे पूछ लिया, क्या किसी और लड़की के लिए खरीद रहे हो? मेरा छुपाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, मेरी एक छोटी बहन के लिए। कुछ दिनों में उसका एक ड्रामा थिएटर परफॉर्मेंस है, तो ये उसके लिए गिफ्ट होगा। मैंने इतनी ईमानदारी से जवाब दिया कि वह समझ ही नहीं पाई कि गुस्सा कैसे करे। मुझे लगता है कि वह भी दिल में जानती थी कि मेरे जैसे इंसान के पास सिर्फ वही एक लड़की नहीं होगी। अब जब मैं उससे सब कुछ साफ कह रहा था तो ये भी उसके लिए बड़ी बात थी, और वैसे भी उसमें मुझसे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने अपने दिमाग में पहले ही कैलकुलेशन कर ली थी। मेरे कैशबैक कार्ड में अभी भी 8 लाख से ज्यादा की लिमिट बची थी और उसे सबसे जल्दी खर्च करने का तरीका गड्डी खरीदना ही था। एकदम परफेक्ट था, एक जांगजियाई के लिए और एक एलिस के लिए। इससे मेरी साख रेप्यूटेशन भी और बढ़ जाती। इसीलिए हम दोनों सीधे पाटेक फिलिपे ग्रीन गार्डन रोड वाले स्टोर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एलिस ने फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर ली। कल रात के हाइप और दोयू डेऊ
शाह के ऑफिशियल रिकमेंडेशन की वजह से लाइव आते ही उसका ऐप के ओपनिंग स्क्रीन पर पॉपअप आ गया और व्यूज रॉकेट की तरह बढ़ने लगे। उसने एक्साइटेड होकर मुझसे कहा, मैं ओपनिंग स्क्रीन रिकमेंडेशन पर आ गई हूँ। मैं बस मुस्कुराया। डाओयू के शेयर होल्डर्स सच में बहुत फास्ट हैं। उन्होंने मेरे साथ वाली लड़की को रिसोर्सेज देना शुरू भी कर दिया। जैसे ही हम पाटेक फिलिप पहुंचे, वहां के स्टाफ ने मेरी इमोला कार देखते ही बेहद सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया और मेरी कार को सीधे आंगन कोर्ट यार्ड में पार्क करवाया। जैसे ही हम दोनों ने स्टोर में कदम रखा, लाइव स्ट्रीम चैट बॉक्स में तहलका मच गया। आज लाइव स्ट्रीम में पाटेक फिलिप की शॉपिंग होगी। एलिस की इस एक लाइन ने लाइव व्यूअर्स की संख्या को आसमान पर पहुंचा दिया। जैसे ही अटेंडेंट हमें अटेंड करने आया, मैंने सीधे कहा, पहले मेंस वॉचेस दिखाओ, मुझे कुछ पीस सिलेक्ट करने हैं। लाइव स्ट्रीम की चैट एकदम से थम गई। लोग पाटेक फिलिप में एक घड्डी देखने आते हैं और मैं यहाँ कुछ पीस सिलेक्ट करने आया था। और ठीक इसी समय स्टोर में किसी ने मुझे पहचान लिया। वह ली यांग था। मिस्टर चाओ, क्या इत्तेफाक है। मैंने देखा कि उसके बगल में पाटेक फिलिप का स्टोर मैनेजर छेन योंगकांग खड़ा था। ली यांग ने जैसे ही कहा कि डोंगजियाओ नंबर 1, डोंगजियाओ नंबर 1 का विला किंग इन्होंने ही खरीदा है, मैनेजर कियान योंगकांग की आंखें चमक उठी। वह तुरंत खुद आगे आया और बोला, मिस्टर श्याओ, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। कल ही हमारे पास एक नई वॉच आई है, आपको वह जरूर पसंद आएगी। यह कहते हुए वह मुझे सीधे स्टोर के बीच में बने एक इंडिपेंडेंट डिस्प्ले काउंटर पर ले गया। बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर एक पाटेक फिलिप घड़ी शांति से रखी थी, जिसका ऑरा देखते ही बनता था। साफ पता चल रहा था कि यह शो स्टॉपर है। कियान योंगकांग ने मुस्कुराते हुए इंट्रोड्यूस किया, पाटेक फिलिप ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन सीरीज 5270/A/001। मेरी नजर भी उसी घड़ी पर टिक गई। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या यह घड़ी मेरी रेप्यूटेशन के तीसरे स्टेज को एक बार में पूरा भरने के लिए काफी होगी। स्टोर मैनेजर ने कीमत बताई, 16.5 लाख, 1.65 मिलियन। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन तक नहीं बदला। मैंने सीधे अपना कार्ड स्वाइप कर दिया। वह एक्शन इतना स्मूथ और क्विक था जैसे कोई कन्वीनियंस स्टोर से पानी की बोतल खरीद रहा हो।